मैं एक घिसी पिटे रीयूनियन नॉवेल में एक कंगाल असली वारिस के तौर पर आ गया हूँ। अभी पूरा परिवार मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मैं कोई कूड़ा कचरा हूँ। मेरी बहन मेरे कंगाल हाल को देखकर चिढ़ जाती है और मुझ पर बैंक कार्ड फेंकते हुए कहती है कि पैसे ले लो और नजर से दूर रहो। वो ग्रीन टी दिखावटी मासूम नकली हमदर्दी दिखाते हुए और जख्म पर नमक छिड़कती है। अगर पैसे कम पड़ रहे हैं भाई तो मैं तुम्हें अपना पूरा अलाउंस दे सकती हूँ, लेकिन मैं बस लेते साफ करता रहता हूँ बिना किसी भाव के। बस एक लाइन बोलता हूँ, मेरे काम खत्म होने का इंतजार करो। सस्ते प्लास्टिक के टेबल पर चिकनाई जमी हुई है। किचन से कचरे की बदबू आ रही है, खट्टी बदबू और सस्ते एयर फ्रेशनर की मिली जुली गंध। तीखी गंध चिपचिपे पदार्थ की तरह त्वचा से चिपक जाती है। मैं एक कपड़े से टेबल साफ करता हूँ। इसी बीच मेरे दिमाग में किसी और की यादें धीरे धीरे लेकिन मजबूती से मेरी यादों के साथ मिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुंद चाकू से काटा जा रहा हो। तुम ऐसी गंदी जगह पर रहते हो। एक तीखी महिला की आवाज रेस्टोरेंट के शोर को चीरती हुई सुनाई देती है। मैं ऊपर देखता हूँ। 5 लोगों का ग्रुप, सूट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी, उसकी आंखों में कुछ पढ़ा जा सकता है। गहनों से लदी एक अधेड़ उम्र की महिला, 2 युवतियां जो लेटेस्ट डिजाइनर कपड़े पहने हुए हैं, चेहरों पर घृणा के भाव। ऐसा लग रहा है जैसे वे यहाँ की हर चीज से 10 फीट दूर रहना चाहते हैं। और बीच में एक हैंडसम नौजवान जिसने सॉफ्ट नेट स्वेटर पहना है, आंखों और थोड़ी सी चिंता के साथ सुरक्षित खड़ा है। वे इस भीड़ भाड़ वाले चिकनाई से भरे फास्ट फूड जॉइंट में बिल्कुल बेमेल लग रहे हैं, जैसे झुग्गी बस्ती में भटकते हुए मोरों का झुंड। यादें साफ होने लगती है। मैं अब वो कॉर्पोरेट गुलाम नहीं हूँ जो 72 घंटे के ओवरटाइम से मर गया था। मैं अब इस अजीब और ड्रामेटिक रीयूनियन नॉवेल में असली वारिस के तौर पर जी रहा हूँ। जी बोधा, मेरे सामने खड़े ये लोग मेरा असली परिवार है, जिसने अभी अभी मुझे ढूंढा है। नहीं, और वो नकली वारिस जिसे परिवार का सारा प्यार मिलता है, ये तांग जो अभी बोली वो दूसरी बहन थी। ये आनियांगा, उसने अपनी नाक ढक रखी है। उसकी सुंदर भौहें सिकुड़ी हुई है जैसे इस हवा में एक और सांस लेने से उसे जहर चढ़ जाएगा। वो कहती है, तुम्हें देखो, तुम पर गरीबी की बदबू आ रही है। तुम ये परिवार के लिए पूरी तरह शर्म की बात हो। सबसे बड़ी बहन ये शाखा थोड़ी ज्यादा संयमित है, लेकिन उसकी ठंडी परखने वाली नजर और भी ज्यादा चुभती है। वो एक शब्द भी नहीं कहती, बस अपने लिमिटेड एडिशन बैग से एक कार्ड निकालती है और लापरवाही से उसे मेज पर फेंक देती है। ये हरकत वैसी ही है जैसे किसी भिखारी को चिल्लर फेंकना। उसमें 1 लाख है। वो कहती है, इसे एक ही जगह खर्च मत करना। पैसे ले लो, वापस जाओ और सिर झुकाकर रहना। हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी मत करना। उनके पिता यही गुस्से और उदासी भरे चेहरे के साथ चुपचाप खड़े हैं। उनकी नजरें मेरी फीकी टी शर्ट और एप्रन पर घूमती है और आखिर में मेरे चेहरे पर टिक जाती है। जो अपने बिछड़े हुए बेटे को देख रहा हो। ये किसी खराब प्रोडक्ट को परखने जैसा है। माँ हान लिंगजी रोती रहती है और अपनी आंखों पर रुमाल दबाए रखती है। वो रुंधे गले से कहती है, छोटे डी, मेरे गरीब बच्चे, तुम ऐसी जगह कैसे आ गए? माँ के साथ घर चलो, माँ सब ठीक कर देंगी। लाड प्यार में पला बढ़ा यीतांग चेंग एक कदम आगे बढ़ता है। उसकी आवाज धीमी है और उसमें थोड़ा सा पछतावा और दुख है। मुझे बहुत अफसोस है भाई, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैंने तुम्हारी जगह न ली होती, अगर तुम्हें पैसों की कमी है भाई, तो तुम मेरा सारा अलाउंस ले सकते हो। बस माँ, पापा और हमारी बहनों को और परेशान मत करो। उसकी आंखें थोड़ी लाल है, वह पूरी तरह सच्चा लग रहा है और मेरे हाथ में पकड़े कपड़े को पकड़ता है। मैं इस परिवार को बेजज्बात होकर देखता हूँ। कितना नाटकीय प्रदर्शन है। मेरे मन में बची खुची उम्मीद और शिकायत को बेरहमी से कुचल दिया जाता है। जब असली मालिक अनाथालय में जिंदगी गुजार रहा था, तब ये लोग कहाँ थे? भूखा और परेशान। उसने स्कॉलरशिप और लोन के सहारे कॉलेज में अपनी जगह बनाई। ट्यूशन और रहने के खर्च के लिए दिन में 3-3 नौकरियां की। तब उसका अपना परिवार कहाँ था? अब जब मैं ग्रेजुएट होने वाली हूँ और अपना खर्च खुद उठा सकती हूँ, तो वे खुशहाल परिवार का नाटक करने आ गए हैं। बेतुका है। मैं कपड़े को वापस बाल्टी में फेंकती हूँ। वो हल्की आवाज के साथ गिरता है, जिससे चेंग की हरकत में रुकावट आती है। मैं 5 बजे काम से निकलती हूँ। मेरी आवाज सपाट है, उसमें कोई भावना नहीं है। अगर कुछ कहना है तो मेरे काम से निकलने का इंतजार करो। पूरा परिवार हैरान है। उन्हें ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। येन कियान गुस्से से लाल हो जाता है और चिल्लाता है, एक्सक्यूज मी, क्या तुम चाहती हो कि हम तुम्हारा इंतजार करें? वरना मैं पलटकर जवाब देती हूँ। उन्हें दोबारा देखने की भी जहमत नहीं उठाती। अगली गंदी मेज की ओर मुड़कर मैं काम करने लगती हूँ। यही टैंगन मेरे रवैये से दुखी दिखता है। वो धीरे से अपना निचला होठ काटता है। उसकी आंखें और भी उदास हो जाती है, अनलिंकशी और जोर से रोती है। यही की भौहें कसकर तन जाती है। आखिरकार वो जोर से नाक सिकोड़ता है और इस तरह अमीर और शानदार लोगों का एक ग्रुप इस चिकनाई वाले शोर शराबे वाले फास्ट फूड जॉइंट में बैठा है। चारों तरफ से लोगों की उत्सुक नजरों को झेल रहा है और अजीब तरह से पूरे 1 घंटे तक मेरा इंतजार कर रहा है। यही परिवार का विला वाकई आलीशान है। बड़े दरवाजों से अंदर जाने पर ऊंची छत वाले लिविंग रूम में एक क्रिस्टल का झूमर है जो आंखों को चकाचौंध कर देता है। सस्ते कपड़े पहने बेदाग संगमरमर के फर्श पर खड़ी मैं किसी ऐसे
ऐसे आवारा की तरह लग रही हूँ जो गलती से किसी महल में आ गया हो। यहाँ याई मुझे दोबारा देखने की भी सहमत नहीं उठाता। हुनिंग भी रोना बंद कर देती है, बस उसकी आंखें लाल है। दोनों को शायद लगता है कि उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया है। याहाई अपने फोन पर कुछ बार टैप करता है। मेरा पुराना सेकंड हैंड फोन वाइब्रेट करता है। बैंक का एक टेक्स्ट मुझे अलर्ट करता है, 100 R&D जमा हुए। मैं मन ही मन सीटी बजाती हूँ। 100 के मुफ्त में, बढ़िया। लेकिन मेरे चेहरे पर कोई भावना नहीं है। मैं शांति से अपना फोन जेब में रख लेती हूँ। हुन लिंगशी कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन बस आर भरती है। छोटी डा, अगर तह कुछ चाहिए हो तो माँ को बताना। चांग जिया शियाओ और कियान कियान को तुम्हें सब दिखाने दो। इतना कहकर वो और उसके पति जल्दी से ऊपर चले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ एक पल भी और रुकना किसी सजा से कम नहीं। जैसे ही माता पिता जाते हैं, माहौल एकदम बदल जाता है। ये शा शियाओ अपने हाथ बांधकर मुझे तिरस्कार भरी नजरों से देखती है। वो कहती है, इस घर में बहुत सारे नियम हैं। बाहर की अपनी आदतें दरवाजे पर ही छोड़ देना। नाश्ता सुबह 7 बजे होता है, देर मत करना। किसी भी संदिग्ध दोस्त को यहाँ मत लाना। दूसरी मंजिल पर स्टडी रूम और ईस्ट स्वीट डैड और आचांग की जगह है। बिना पूछे अंदर मत घुसना। अपने बर्ताव का ध्यान रखना। यीन बुरी नियत से कहती है, बाहर जाकर यूआई परिवार की बेइज्जती मत करना। और भी साफ साफ शब्दों में कहती है, जरा देखो तो तुम कितनी गंदी लग रही हो। ऊपर जाने से पहले अच्छी तरह नहा धो लेना। तुम्हारे लिए नौकरों वाला कमरा खाली कर दिया गया है। जब तक बहुत जरूरी ना हो मेन घर में मत आना। तुम यहाँ अच्छे नहीं लगते। ये टांग शांति बनाए रखने वाले की तरह नरमी से बात करता है, लेकिन उसका हर शब्द पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। हमारी बहनें बस तुम्हारा भला चाहती हैं भाई। उन्हें चिंता है कि तुम यहाँ घुल मिल नहीं पाओगे। अगर कुछ समझ न आए तो मुझसे पूछ लेना। अभी के लिए तुम मेरी चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसकी आंखों में झूठी हमदर्दी और थोड़ी सी बड़प्पन की भावना दिखती है। मैं अपनी नजरें झुकाए रखता हूँ। कोई प्रतिक्रिया देने की भी इच्छा नहीं होती। उनकी बातों को ऐसे नजरअंदाज करता हूँ जैसे किसी सुपरमार्केट अटेंडेंट की बकवास सुन रहा हो। नियम, मैं मन ही मन उनका मजाक उड़ाता हूँ। ये लोग सच में खुद को बहुत ऊंचा समझते हैं। मेरे बेपरवाह रवैये से यी शाकाओ और यूई चोंगकोन और भी गुस्से में आ जाते हैं। वे मुझे गुस्से भरी नजरों से घूरते हैं और गुस्से में ऊपर चले जाते हैं। लिविंग रूम में सिर्फ यी तांग चांग और मैं रह जाते हैं। यी तांग चांग का नरमी का मुखौटा तुरंत उतर जाता है और बस नफरत और घमंड रह जाता है। वो मेरे पास झुकता है, फुसफुसाते हुए बोलता है। उसकी आवाज में जहर घुला होता है, देख रहे हो ये सब, यहाँ सब कुछ मेरा है। मम्मी पापा का प्यार, हमारी बहनों की सुरक्षा, ये आलीशान जिंदगी, तुम इसका एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं छीन सकते। भले ही तुम वापस आ गए हो, फिर भी तुम एक भिखारी ही हो। तुम सिर्फ मेरे झूठन के लायक हो। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। आखिरकार मैं अपनी आंखें उठाकर उसे देखता हूँ। मेरी नजरें एकदम बेजान है, यहाँ तक कि थोड़ी बोरियत भी है, जैसे मैं किसी जोकर का करतब देख रहा हूँ। मैंने पूछा, क्या हो गया? अगर हो गया हो तो मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। टांग चांग को ऐसा लगा जैसे उसने रुई पर मुक्का मारा हो। गुस्से से उसका चेहरा नीला पड़ गया और वो मेरी पीठ को गुस्से भरी नजरों से घूरने लगा। तथाकथित नौकरों का कमरा पहली मंजिल के कोने में था। वो तंग और सीलन भरा था। उसमें बंद अलमारी जैसी बदबू आ रही थी। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। मैंने दरवाजा बंद किया और अपना फोन निकालकर वो 100 कैप चेक किया। असली मालिक के अकाउंट में बस कुछ $100 ही बचे थे। ये अचानक मिली बड़ी रकम बहुत अजीब लग रही थी। मैं हंसा और उसे छुआ तक नहीं। इसके बजाय मैंने कुछ फाइनेंस एप्स डाउनलोड किए और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। EI परिवार के पैसे का इस्तेमाल करना घिनौना है, लेकिन उसी पैसे से और पैसे कमाना बुरा नहीं है। अगला आधा दिन बिल्कुल शांति से बीता। मैं अपने कमरे में ही रहा और बाहर नहीं निकला। जैसे ही रात के खाने का समय हुआ, मैंने दरवाजा खोला और डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा, मुझे अपने पीछे बहुत हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। यी टांग चैन की आवाज फिर से सुनाई दी, जिसमें बनावटी अपनापन था। भाई, क्या तुम रात के खाने के लिए नीचे जा रहे हो? मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस नीचे चलता रहा। अचानक किसी ने जोर से मेरी कलाई खींची। यांग चैन की उंगलियां बर्फीली और मजबूत थी, जैसे वे मेरे मांस में धंस रही हो। मैंने बिना सोचे समझे उसे झटकने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे यी तांग चांग की फुसफुसाहट सुनाई दी। तेजी से और गुस्से में फुसफुसाते हुए, जो सिर्फ हमें ही सुनाई दे रहा था, उसने कहा, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे भिखारी। अगले ही पल यांग चैन ने अचानक हाथ छोड़ दिया और डर के मारे चीखने लगा, जैसे किसी कठपुतली की डोर काट दी गई हो। अजीब और टेढ़े मेढ़े अंदाज में उसने खुद को सीधे सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। धड़ाम, शरीर के गिरने और रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख की आवाज पूरे विला में गूंज
गूंज उठी। नीचे डाइनिंग रूम में यी शियाओ और यी कियांग जो टेबल लगा रहे थे डर के मारे उछल पड़े। वे बेबस होकर देखते रहे कि कैसे उनका प्यारा छोटा भाई सीढ़ियों से लुढ़कते हुए ठंडे फर्श पर जोर से गिरा। गेंद की तरह समझ जाने पर उसके माथे पर तुरंत सूजन आ गई और चोट के निशान पड़ गए। चांग वही चीखी। यी कियान ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। वे सीढ़ियों के ऊपर खड़े मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मुझे फाड़ कर रख देना चाहते हो। जियोडा, तुमने चांग के साथ आखिर क्या किया? यहाँ से निकाल जाओ, यही परिवार से बाहर निकल जाओ। ये तांग जमीन पर पड़ी थी। उसकी सांसें कमजोर चल रही थी। फिर भी वह समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी, इसमें मेरे भाई की कोई गलती नहीं है। बहनों, मेरा बस संतुलन बिगड़ गया था। उसने सच में मुझे धक्का नहीं दिया था। इस बात ने असल में मेरे गुनाह को पक्का कर दिया। यी शियाओ यही तांग की मदद के लिए दौड़ पड़ी, जबकि यी चियान गुस्से से कांपते हुए दरवाजे की ओर इशारा करके मुझ पर चिल्लाने लगी। ये परिवार में तुम्हारे जैसे जहरीले और बेकार इंसान के लिए कोई जगह नहीं है, निकल जाओ। मैं सीढ़ियों पर खड़ी होकर नीचे चल रहे इस तमाशे को बेरुखी से देख रही थी। ये टिंग की एक्टिंग बहुत घटिया और बढ़ा चढ़ाकर की गई थी। उन दोनों बहनों का साफ साफ पक्षपात तो एक अंधे को भी दिख जाता। मेरे होठों के कोने थोड़े मुड़े, लेकिन मेरा चेहरा बिल्कुल भावहीन रहा। मैंने आराम से अपनी शर्ट की कफ ठीक की। जब ये कियान दूसरी बार चिल्लाई, बाहर निकलो, तो ये टेंगचेंग की शर्ट की कफ में सिलवटें पड़ गई थी। आखिरकार मैंने बेपरवाही से कहा। मेरी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसने ये टेंगचेंग की बनावटी और गुस्से भरी चीख पुकार को साफ तौर पर काट दिया। बकवास करने से पहले सिक्योरिटी कैमरे देख लो। अपनी बात कहने के बाद मुझे ड्रामा करने वाली उस फैमिली की कोई परवाह नहीं थी। मैं मुड़ी और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर गई। जमीन पर पड़ी ये टेंगचेंग को नजरअंदाज किया। ये शिया और ये कियान दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। मेरे पीछे ये कियान चिल्ला रही थी, वही रुको। और ये टेंगचेंग की और भी दयानीय रोने की आवाज आ रही थी। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर मैं एक पल के लिए रुकी। यी शियाओ घबराहट में एम्बुलेंस के लिए फोन पर बात कर रही थी। बैकग्राउंड में शोर था, लेकिन मैंने देखा कि यी टेंगचेंग अपनी खुशी छिपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। दूसरी बहन यी कियान गुस्से और दया के मिले जुले भाव के साथ शिकायत कर रही थी, जैसे कि उस गनवार को बाहर निकालने के लिए ही यह सब किया गया हो। तुम्हें सच में सीढ़ियों से नीचे नहीं कूदना चाहिए था, इससे बहुत चोट लगी होगी। मेरे होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। तो बात यह थी, मुझे फंसाने के लिए खुद को चोट पहुंचाने का नाटक। सब कुछ बस घर से उस आंखों में खटकने वाली असली वारिस को बाहर निकालने के लिए। मैंने दरवाजा खोला। रात की हवा मेरे पीछे से अंदर आई और उस बनावटी गर्माहट और ऐशो आराम को पूरी तरह से खत्म कर दिया। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के रात में बाहर निकली, एक कैब पकड़ी और सीधे अपने कॉलेज डॉर्म चली गई। अगले दिन मेरी जिंदगी पटरी पर लौट आई। क्लास, पार्ट टाइम जॉब और लाइब्रेरी, एक व्यस्त और संतोषजनक रूटीन। ये परिवार से मिले 1,00,000 मेरे अकाउंट में बिना छुए पड़े रहे, जैसे वे बस नंबरों की एक उबाऊ सीरीज हो। मैं अपनी स्कॉलरशिप, स्टूडेंट लोन और पार्ट टाइम कमाई पर निर्भर थी। पूरी आजादी से जी रही थी। मैंने जो थोड़ा बहुत कैश बचाया था, उससे कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किए। अच्छा खासा मुनाफा हुआ। आधा महीना बहुत शांति से गुजरा। EI परिवार से किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया। ऐसा लगा जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही ना हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। रात अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद मैं अपने थोड़े थके हुए शरीर को घसीटते हुए कैंपस लौट रहा था। तभी मेरे डॉर्म के पास एक स्ट्रीट लाइट के नीचे 3 लोगों ने मेरा रास्ता रोक लिया। ये टांग चांग व्हील चेयर पर बैठा था। पूरे शरीर पर प्लास्टर का कास्ट लगा हुआ था और वह पीला और कमजोर दिख रहा था। मुझे देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उठने की कोशिश की। उसकी आवाज रुंधी हुई और टूटी फूटी थी। बड़े भाई, तुम आखिरकार वापस आ गए। मुझे माफ कर दो। यह सब मेरी गलती है, मेरी गलती है। प्लीज घर आ जाओ। मम्मी पापा तुम्हें बहुत याद करते हैं। ये कियान व्हील चेयर के पीछे खड़ी थी, हाथ बांधे हुए मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई कूड़ा कचरा हूँ। वह बेसब्री से बोली, शी बोधा चांग तुमसे भीख मांग रहा है। तुम कब तक इतना घमंड दिखाओगे? अपनी किस्मत को और मत आजमाओ। सबसे बड़ी बहन यी शाकाओ थोड़ी दूर पीछे खड़ी थी और ठंडी नजरों से देख रही थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी आंखों में परखने वाली नजर और थोड़ी सी उलझन थी। उसने सर्विलांस चेक किया था, लेकिन कैमरे ठीक उसी समय खराब हो गए थे। उसने सच नहीं कहा, लेकिन उसने यी तांग चांग के नाटक पर पूरी तरह से यकीन भी नहीं किया। मैं वहीं रुक गया और उन तीनों को देखा। मुझे ये सब बेतुका और हंसी मजाक जैसा लगा। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, बस उनके छोटे से नाटक का इंतजार कर रहा था। ये तांग शेंग रोता रहा, ऑस्कर लेवल की एक्टिंग कर रहा था। परिवार तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यह सब मेरी गलती है। मेरा तो अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। जब तक तुम वापस जाने को तैयार हो, मैं कुछ भी करूंगा। बस करो। आखिरकार मैंने कहा। मेरी आवाज में रात की हवा जैसी ठंडक थी। तुम ओवर एक्टिंग कर रहे हो, नकली दिखावा। ये तांग चांग का रोना अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर दुख का भाव जम गया। ये कियान कियान की भौहें तन गईं। तुम किसे नकली दिखावा कह रहे हो? मैंने उसकी परवाह नहीं की। मेरी नजर ये तांग चांग के मोटे कास्ट वाले पैर पर पड़ी। बुरी किस्मत, आधे महीने बाद भी ठीक नहीं हुआ। सीढ़ियों से गिरकर हड्डी के कई टुकड़े
टुकड़े हो जाना। लगता है ये परिवार ने किसी झोला छाप डॉक्टर को बुलाया था। मैंने अपनी आवाज में तंज जरा भी नहीं छिपाया। यांग गुस्से से आग बबूला हो गया। यांग टेंगन और भी जोर जोर से रोने लगा, जैसे उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। मैंने तिरस्कार भरी हंसी के साथ उन्हें नजरअंदाज किया और जाने के लिए तैयार हो गया। वहीं रुको, आखिरकार ये शाक शियाओ बोली। उसकी आवाज ठंडी और भारी थी। जियोडा चांद से माफी मांगो तो हमारे साथ वापस चलो। डैड ने कहा है कि तुम्हें लौटना ही होगा। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ हो। मैंने कहा, कौन परवाह करता है कि वह क्या कहते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये कंगन चिल्लाई। ठीक उसी पल एक घमंडी औरत की आवाज सुनाई दी। यहाँ तो काफी चहल पहल है। यी तांगचेंग, क्या ये तुम्हारे परिवार का वो सदस्य है जिसे सबके सामने नहीं लाया जा सकता? एक भड़कीली लाल स्पोर्ट्स कार आकर रुकी। उसमें से फैशनेबल कपड़े पहने और बेदाग मेकअप वाली एक युवा महिला बाहर निकली। वो कुछ ही कदमों में यी तांगचेंग की व्हीलचेयर के पास आई और अपना हाथ उसके हाथ में डाल लिया। उसने मुझे सिर से पैर तक तिरस्कार भरी नजरों से देखा। इसका चेहरा तो ठीक ठाक है, लेकिन ये बिल्कुल बेघर जैसा लगता है। उसने होठ सिकोड़कर मुझे देखा। अरे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, थोड़ी तो समझदारी दिखाओ, है ना? यी तांगचेंग ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो बायाई परिवार के स्टेटस के बराबर है। वो हमारे साथ बड़ा हुआ है। तुम क्या चीज हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम उससे मुकाबला करने के लायक हो? जल्दी करो और जहाँ से आए हो वही वापस चले जाओ। तभी मुझे याद आया कि ये लड़की बायाई बिंग की बचपन की दोस्त और उसकी चापलूस है। सुना है कि उसका परिवार यी परिवार के साथ व्यापार करता है। अफवाह है कि उसकी शादी भी उसी से तय हुई है। यी तांग की एक और अक्लविहीन दीवानी जो और भी दयनीय लग रही थी। बिंग बिंग, मेरे भाई के बारे में ऐसा मत कहो। बिंग बिंग ने सहानुभूति से उसके हाथ थपथपाए। ये तांगचांग, तुम बहुत दयालु हो। ऐसे लोगों को तो लात मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। उसने मुझे गुस्से से घूरा। सुना तुमने? तुम हंस के पीछे भागने वाले मेंढक हो, कंगाल लूजर। ये परिवार तुम्हारी पहुंच से बहुत बाहर है। मुझे इन बेवकूफी भरी बातों पर सचमुच हंसी आ रही थी। मेरी नजर बायाई बिंग से हटकर याओ और जियांगिया पर पड़ी। क्या ये परिवार आईक्यू के उल्टे क्रम में लोगों को चुनता है? तुम ऐसे जोकरों को क्यों आकर्षित करते हो? तुमने अभी क्या कहा? बायाई बिंग भड़क गई। यी शाओ शियाओ का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और यी कियान कान मुझ पर झपटने को तैयार दिखा। लेकिन इन लोगों के साथ नाटक करने का मेरा सब्र खत्म हो चुका था। मैंने अपना फोन निकाला और उनके सामने ही पैसे ट्रांसफर कर दिए। यी टांग के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने तुरंत उसे चेक किया। अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये बैंक का एक टेक्स्ट नोटिफिकेशन था। जियोडा ने आपके अकाउंट में 100 RMB ट्रांसफर किए हैं। साथ में एक नोट था, इसे मेरे तरफ से तुम्हारे मेडिकल बिल समझो, इसका जिक्र मत करना। 100 के पूरे वापस भेज दिए गए थे। मैंने अपना फोन रख दिया। मेरी आंखें बिल्कुल ठंडी और बेपरवाह हो गई। ये परिवार का तैसा गंदा है। मेरी नजर हैरान यी तांगचेंग, दंग रह गई मिंग बिंग और गुस्से से लाल यी शाक शियाओ और यी कियांग किया पर पड़ी। और एक बात और, ये तुम्हारे परिवार का मुझे बाहर निकालना नहीं है। मैं रुकी और हर शब्द साफ साफ कहा, बात यह है कि मैं तुम्हें नहीं चाहती। मुझे परेशान करना बंद करो। इतना कहकर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं मुड़ी और डॉर्म के दरवाजे की ओर चल दी। मेरी पीठ बिल्कुल सीधी थी। मैं तेजी से दरवाजे की परछाई में गायब हो गई, उन्हें स्ट्रीट लाइट के नीचे छोड़ते हुए। उनके चेहरे कभी लाल तो कभी पीले पड़ रहे थे और यी तांगचेंग के हाथ में वो ट्रांसफर वाला टेक्स्ट मजाक उड़ाने वाले एक जोरदार थप्पड़ जैसा लग रहा था। स्ट्रीट लाइट ने उनकी परछाइयों को लंबा कर दिया था, जो डॉर्म के सामने हवा में टेढ़ी मेढ़ी और उलझी हुई लग रही थी। बस इन बिंग की स्पोर्ट्स कार के इंजन की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। जिबो का वाक्य, बात यह है कि मैं तुम्हें नहीं चाहती, चेहरे पर एक खामोश थप्पड़ जैसा था। इसने ये शाक शियाओ और यी चियांगा को झकझोर दिया। उनके चेहरे गुस्से से लाल हो गए। यी तांग ने अपना फोन इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। ट्रांसफर टेक्स्ट की चमक उसकी आंखों में चुभ रही थी। उसका क्या मतलब है? इयान ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उसकी आवाज तीखी और तापती हुई थी। वो तो बस एक कंगाल है। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? हमें 100 के दे रहा है? क्या वो किसी भिखारी को चिल्लर फेंक रहा है? मिंग बैंग भी होश में आई, जैसे उसने सदी का सबसे बड़ा मजाक सुना हो। उसने जोर से उपहास किया और यी टैंग का हाथ पकड़ लिया। वो किस पर रौब जमा रहा है? कौन जाने वो पैसा सही भी है या नहीं। शायद किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें ढोकर कमाया होगा। यी तांगचांग, बस उसे नजरअंदाज करो। ऐसे घटिया लोग सिर्फ डींगे मारना जानते हैं। चुप हो जाओ। यी शाकाओ ने अचानक उसे रूखेपन से टोका। उसकी नजरें डॉर्म के उस दरवाजे पर टिकी थी जहाँ जियोडा गायब हो गया था। उसकी भौहें तनी हुई थी। उसके दिमाग में वो बार बार मेरी आंखों के उस भाव को याद कर रही थी, बिल्कुल ठंडी, बेपरवाह, यहाँ तक कि थोड़ी दया भी। और वह बात, इसे अपने मेडिकल बिल समझो। वह कार्ड जो मम्मी पापा ने उसे दिया था, उसमें सचमुच उसे बिना छुए ही लौटा दिया था। ये उसकी उम्मीद और ये तांगचांग की बातों से बिल्कुल अलग था। ये तांगचांग ने यी शियाओ शियाओ की खामोशी और उसकी नजर को महसूस किया। उसका दिल अचानक जोर से भड़का। वह नहीं चाहता था कि जिस स्थिति को बनाने में उसने इतनी मेहनत की थी, वह जीबो की कुछ मामूली बातों से बिगड़ जाए। 100 के। वह तुरंत जोर जोर से खांसने लगा। उसका शरीर कमजोर होकर व्हील चेयर
में पीछे की ओर झुक गया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। बहन, भाई को दोष मत दो, मेरी गलती है कि मैं उसे ढूंढने आया और उसे गुस्सा दिलाया। चलो वापस चलते हैं, मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। ऐसा देखकर याकोंग का ध्यान तुरंत बदल गया। वह जल्दी से नीचे बैठी और उसकी जैकेट का कोना ठीक करने लगी। दुखी होकर बोली, ठीक है ठीक है ठीक है, हम वापस चलते हैं। हम इस एहसान फरामोश धोखेबाज पर ध्यान नहीं देंगे। चलो जल्दी करते हैं और चांद को आराम करने के लिए ले जाते हैं। बैंग बैंग ने भी तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। यी टिंग की सेहत सबसे जरूरी है, ऐसे इंसान पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। याक शियाओ ने गहरी सांस ली और अपने दिल के शक को दबा दिया। उसने डॉम बिल्डिंग की ओर देखा और आखिरकार सिर हिलाया। चलो पहले वापस चलते हैं। मैंने यी टिंग चांग की व्हीलचेयर को पास ही खड़ी उनकी लग्जरी कार की तरफ धकेला। जाने से ठीक पहले मैंने एक बार फिर उस साधारण से डॉम बिल्डिंग के दरवाजे की ओर देखा। मेरी आंखों में मिली जुली भावनाएं थी। उसके बाद के दिनों में मेरी जिंदगी एक तय रूटीन के हिसाब से चलती रही। क्लास, पार्ट टाइम जॉब, लाइब्रेरी और कभी कभी अपने छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट में उतार चढ़ाव देखना। ये परिवार से मिले उस 1,01,000 के को मैंने एक सुरक्षित शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में लगा दिया था, ताकि असली मालिक के ये परिवार छोड़ने पर उसके पास कुछ स्टार्टअप फंड हो। कैंपस में कभी कभी मेरी मुलाकात निंग बैंक से हो जाती थी। ऐसा लगता था कि ये यंग मिस यी टिंग चांग का साथ देने पर पूरी तरह आमादा है। जब भी वो मुझे देखती तो या तो नाटकीय अंदाज में आंखें घुमाती या फिर अपने ग्रुप के साथ जोर जोर से गपशप करती। कुछ लोग अच्छे कपड़े तो पहन लेते हैं, लेकिन अपनी रगों में बसी गरीबी नहीं छिपा पाते। कोई देहाती अगर पेड़ के डाल पर बैठ भी जाए तो भी वो फीनिक्स नहीं बन सकता, खासकर तब जब वो डाल ही उसे ना चाहती हो। मैंने इन सब बातों को बस बेकार का शोर समझा। असल में मुझे ये सब थोड़ा मजेदार लगता था। हर बार जब वो मुझे उकसाने में नाकाम रहती तो निंग बैंग की झुंझलाहट साफ महसूस की जा सकती थी। वो सच में बहुत चिड़चिड़ी थी। निंग बिंग और यी तांग चैंग कुछ साथियों के साथ आगे की लाइन में बैठे थे। यी तांग चैंग अभी भी व्हील चेयर पर थे। उनके पैर पर प्लास्टर बंधा था और आसपास के लोग उन्हें सहानुभूति और उत्सुकता भरी नजरों से देख रहे थे। लेक्चर के बाद सवाल जवाब के सेशन में एनालिस्ट में मार्केट के एक चर्चित गेम थियरी केस का जिक्र किया। एनालिस्ट मुस्कुराए और पूछा, क्या ऑडियंस में से कोई स्टूडेंट अपने विचार बताना चाहेगा? तब आगे की लाइन में बैठी निंग बिंग का चेहरा चमक उठा और बिना बुलाए ही उसने अपना हाथ ऊपर उठा दिया। वह जोर से बोली, प्रोफेसर टिंग को जवाब देने दे। वह हमारे डिपार्टमेंट का सबसे होनहार स्टूडेंट है। उसका परिवार एक बड़ा बिजनेस भी चलाता है। उसके पास निश्चित रूप से अनोखी समझ है। ऐसा कहते हुए उसने मेरी तरफ एक घमंडी नजर डाली। अचानक बुलाए जाने पर इशारा साफ था। हाँ, पेंग चांग ने विनम्र और थोड़ा घबराया हुआ चेहरा बनाया, लेकिन फिर भी दिखावे के साथ बोलना शुरू किया और कुछ ऐसी आम बातें कही जो किसी भी टेक्स्ट बुक या ऑनलाइन मिल सकती थी। ये सुनने में ठीक ठाक था। उसके ग्रुप और कुछ अनजान स्टूडेंट्स ने हल्की तालियां बजाई। एनालिस्ट ने विनम्र मुस्कान बनाए रखी, सिर हिलाया और कहा, इस स्टूडेंट की समझ बहुत मजबूत है। बिंग बिंग और भी घमंडी लग रही थी। तभी एनालिस्ट की नजर पूरे कमरे में घूमी, जैसे वह किसी और की आवाज सुनना चाह रहा हो। आखिरकार उसकी नजर पिछली लाइन में बैठे एक लड़के पर पड़ी जो चुप था, लेकिन जिसकी आंखें बहुत ध्यान से देख रही थी, यानी मुझ पर। पिछली लाइन में बैठे स्टूडेंट पर। लगता है तुम्हारे कुछ अलग विचार है, क्यों ना तुम उन्हें बताओ। पूरे कमरे का ध्यान तुरंत मेरी तरफ चला गया। बिंग बिंग का चेहरा ऐसे उतर गया जैसे उसने कोई मक्खी निगल ली हो। यांग चेंग के हाथों ने अपनी व्हील चेयर के आर्मरेस्ट को थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। मैं थोड़ा हैरान था। मुझे बुलाए जाने की उम्मीद नहीं थी। मैंने अपना पेन नीचे रखा और खड़ा हो गया। मेरी आवाज शांत थी। प्रोफेसर, मुझे लगता है कि पिछले स्टूडेंट के एनालिसिस में कुछ जरूरी बातों को नजरअंदाज किया गया। पहली बात, पॉलिसी विंडो पीरियड के दौरान छिपे हुए जोखिमों को अभी मार्केट में कम करके आंका जा रहा है। दूसरी बात, मुख्य कच्चे माल के लिए सप्लाई चेन सब्स्टिट्यूशन का असर कम से कम अगले 2 क्वार्टर तक लागत में पूरी तरह दिखेगा। तरह से बचत नहीं कर पाएगा, लेकिन इंटरनेशनल हॉट मनी की शॉर्ट टर्म पसंद में बदलाव और उनके काम करने का तरीका घरेलू कैपिटल से बिल्कुल अलग है। आप उन्हें एक जैसा नहीं मान सकते। इसलिए सिर्फ बुलिश या बेरिश होना एक तरफा सोच है। तेजी से होने वाले शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव के दौरान हेजिंग आर्बिट्राज बेहतर तरीका हो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करने और जोखिम को कंट्रोल करने की जरूरत होती है। मेरी रफ्तार स्थिर थी, मेरी बातें साफ थी। मैंने जो बातें बताई वे असल में हाल ही में चर्चा में आए नए ट्रेंड्स थे। कुछ दिन पहले ही टॉप इंटरनेशनल जर्नल्स में इनके बारे में बताया गया था और देश में बहुत कम लोग इनके बारे में जानते थे। पूरा ऑडिटोरियम एक पल के लिए शांत हो गया। सामने की लाइन में बैठे एनालिस्ट का चेहरा चमक उठा। थोड़ा आगे झुकते हुए उसने पूछा, अपनी हेजिंग स्ट्रेटेजी बनाने के तरीके के बारे में विस्तार से बताओ। तुमने किन बातों का ध्यान रखा है? मैं जरा भी नहीं घबराया। दूसरी दुनिया में आने से पहले एक कॉर्पोरेट कर्मचारी के तौर पर की गई जबरदस्त रिसर्च और इस दुनिया की जानकारी को मिलाकर मैंने जो नतीजे निकाले थे, उन्हीं के आधार पर मैंने कुछ मिनटों तक साफ और संक्षेप में अपनी बात रखी। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो एनालिस्ट तारीफ किए बिना नहीं रह सका। शानदार, मार्केट की बहुत गहरी समझ है। स्टूडेंट, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप
करने में दिलचस्पी रखते हो? दर्शकों के बीच चर्चा शुरू हो गई। मेरी तरफ हैरानी और उत्सुकता भरी नजरें डाली गईं। मैंने शालीनता से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद प्रोफेसर, मेरा नाम जी बोधा है। मैं इंटर्नशिप के बारे में जरूर सोचूंगा। जब मैं अपनी सीट पर बैठा तो मुझे साफ महसूस हुआ कि आगे की लाइन में बैठे बैंग बिंग और यी टांग चांग मुझे ऐसी नजर से देख रहे थे मानो मुझे जमा देना चाहते हो। बैंग बिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसका पहले वाला घमंड पूरी तरह गायब हो चुका था। यी टांग चांग ने अपना सिर झुका रखा था। उसके चेहरे के भाव छिपे हुए थे, लेकिन उसके कसे हुए जबड़े से उसकी भावनाएं जाहिर हो रही थी। कुछ दिनों बाद मैं एक शानदार कैफे में काम कर रहा था। मेरे कई पार्ट टाइम कामों में से इसमें मुझे सबसे ज्यादा घंटे के हिसाब से पैसे मिलते थे। माहौल अच्छा था और ग्राहक भी आम तौर पर अच्छे थे। मैं एक ट्रे लिए हुए था और एक टेबल पर पोर ओवर कॉफी सर्व कर रहा था। दरवाजे पर लगी विंड चाइम बजी। आदत के कारण मैंने कहा, वेलकम। ऊपर देखने पर मैंने देखा कि बैंग बिंग एक घमंडी, सलीके से तैयार अधेड़ उम्र की महिला के साथ अंदर आ रही थी। वो महिला कुछ बैंग बिंग जैसी ही दिख रही थी। पक्का उसकी माँ होगी। वेटर की यूनिफॉर्म में बैंग बिंग ने मुझे तुरंत पहचान लिया। उसकी आंखों में तुरंत नफरत चमक उठी। उसने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची की और अपनी माँ से बिगड़ैल अंदाज में कहा, माँ देखो, ये वही लड़का है जिसे ये परिवार अभी अभी वापस लाया है। इसे वेटर का काम करने का शौक है। कहता है कि जिंदगी का अनुभव ले रहा है। उसकी आवाज में मजाक साफ झलक रहा था। माँ ने मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे परखा जैसे किसी खराब चीज को देख रही थी। हाँ। उसने नाक से हल्की सी हम्फ की आवाज निकाली। ऊंचे समाज का वही जाना पहचाना घमंड और बेरुखी। निचले तबके के लोगों में तमीज की कमी होती है, उससे दूर रहो, यह अपशकुन है। मैं जरा भी विचलित नहीं हुआ। मैंने आराम से ग्राहक की टेबल पर कॉफी रखी, थोड़ा छुपकर अभिवादन किया और कहा, कृपया अपनी कॉफी का आनंद लें। मैंने माँ बेटी की जोड़ी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। बैंग बिंग को ऐसा लगा जैसे उसने हवा में मुक्का मारा हो। वो गुस्से से उबल रही थी। उसने जानबूझकर अपनी माँ को मेरे सेक्शन में बिठाया और तरह तरह की मुश्किल मांगे करने लगी। कभी पानी बहुत ठंडा होता तो कभी म्यूजिक बहुत तेज। मैंने पूरे समय इसे पेशेवर तरीके से संभाला, ना तो बहुत तब्बू बनकर और ना ही घमंडी बनकर। मेरी हरकतें बहुत सलीके से और सही थी। वो मुझ में कोई कमी नहीं निकाल पाई। असल में इससे न्यांग बिन बिल्कुल एक बदतमीज औरत जैसी लग रही थी। मदर बी का चेहरा भी शर्मिंदगी से लाल हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी की बेइज्जती हो रही है। ठीक उसी समय कैफे का दरवाजा फिर से खुला। शनेन सूट पहने एक महिला अंदर आई, जिसकी शक्ल सूरत कुछ जानी पहचानी लग रही थी। वो ये शाओ श्याओ थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी से बिजनेस की बात करने आई है। उसकी नजर पूरे कमरे में घूमी और बायाई माँ बेटी पर पड़ी और उसने मुझे उन्हें सर्व करते हुए भी देखा। वो एक पल के लिए रुकी। उसकी भौहें अनजाने में ही सिकुड़ गईं। जाहिर है अपने ही खून के रिश्ते को सबके सामने नौकरों जैसा काम करते देख उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। बायाई निंगबिंग ने भी ये शाओ श्याओ को देख लिया और उसे अपना मसीहा समझकर हाथ हिलाया और आवाज दी, शाओ श्याओ इधर आओ। ये शाओ श्याओ हिचकिचाई लेकिन फिर भी पास आ गई। बायाई निंगबिंग ने तुरंत शिकायत करना शुरू कर दिया, जैसे उसके साथ बहुत बुरा हुआ हो। शाओ श्याओ, इसे देखो, यहाँ यही काम करने की जिद कर रहा है। माँ और मैं बस कॉफी पीने आए थे और ये हमें चैन से बैठने नहीं दे रहा। ये हमें बहुत अकड़ दिखा रहा है। मैं अभी अभी उनका ऑर्डर किया हुआ केक लेकर आया था। ये सुनकर मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने प्लेटें रखी और जाने ही वाला था। वही रुको, ये शाओ श्याओ ने अपने हमेशा वाले हुक्म चलाने वाले अंदाज में रूखेपन से कहा, ये बोधा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ये परिवार का मजाक बनवा रहे हो। यह नौकरी तुरंत छोड़ो और घर जाओ। मैं आखिरकार रुका और मुड़कर उसे देखा। मेरी आंखों में कोई भावना नहीं थी और मैंने पूछा, ये परिवार के बिजनेस का मुझसे क्या लेना देना है? ये शाओ श्याओ गुस्से से तिलमिला गई। माँ ने भी ताना मारा, शाओ श्याओ, सच कहूँ तो इस लड़के में तमीज बिल्कुल नहीं है। इसे असलियत दिखाने की जरूरत है, वरना यह बाहर तुम्हारे परिवार की बेइज्जती ही करवाएगा। ये शाओ श्याओ का चेहरा और भी गुस्से से भर गया। ठीक उसी समय कैफे के अंदर एक प्राइवेट बूथ से एक व्यक्ति उठा। वो लगभग 60 साल का आदमी था जो बहुत प्रभावशाली लग रहा था और उसने पारंपरिक मैंडरिन कॉलर वाला सूट पहना था। उसका अंदाज बहुत सुलझा हुआ था और उसमें एक बॉस वाली पर्सनालिटी झलक रही थी। उसके पीछे को ऐसा व्यक्ति चल रहा था जो सेक्रेटरी जैसा दिखता था। बुजुर्ग धीरे धीरे चलकर पास आए। उनकी नजर सबसे पहले उस चीज पर पड़ी और उनकी आंखों में तारीफ की एक हल्की सी झलक दिखी। फिर वे यी शकाओ और मदर बा की तरफ मुड़े। उनकी आवाज शांत थी लेकिन उसमें वजन था। मुझे सच में लगता है कि मेहनत से पैसे कमाना पूरी तरह से सम्मानजनक है। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। उन लोगों की तुलना में जो बस दिखावा करते हैं और अपने माता पिता का पैसा उड़ाते हैं और दूसरों की मेहनत का जरा भी सम्मान नहीं करते। यह लड़का कहीं ज्यादा सम्मान के लायक है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन निंग बिंग और मदर बा के चेहरे शर्म से लाल हो गए। ये शकाओ भी
प्रसन्न रह गई। वो उस बुजुर्ग को पहचानती थी। प्रांत के बहुत बड़े अरबपति लिऊ रुहोंग बिजनेस साम्राज्य पूरे प्रांत में फैला हुआ था। उनकी ताकत ये परिवार से कहीं ज्यादा थी। वे यहाँ क्या कर रहे थे और मेरा बचाव क्यों कर रहे थे? लिऊ रुहोंग की नजर उस हैरान परेशान ग्रुप पर पड़ी। आखिर में उन्होंने मुझे हल्का सा सिर हिलाकर इशारा किया। उनकी आवाज काफी नरम हो गई थी। जवान आदमी, कॉफी बहुत बढ़िया थी, तुम बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। ये एक दुर्लभ सोच है। इतना कहकर वे अपने सेक्रेटरी के साथ कैफे से चले गए। पीछे निंग बिंग और मदर बा रह गए, जो एक दूसरे को घूर रही थी। उनके चेहरे ऐसे जल रहे थे जैसे उन्हें सबके सामने थप्पड़ मारा गया हो। खासकर निंग बिंग का चेहरा, उसका सारा पुराना घमंड पूरी तरह से खत्म हो गया था और अब बस शर्म और सदमा बचा था। मैंने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैंने बस यी श्याओ श्याओ से कैजुअल अंदाज में कहा, मजे करो, और वापस अपने काम में लग गया। यी श्याओ श्याओ ने मेरी सीधी शांत पीठ को देखा और लियो रुहोंग के शब्द याद किए। बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। एक दुर्लभ सोच। फिर उसने मेरी तुलना अपने बगल में खड़ी निंग बिंग से की, जो पीली और परेशान दिख रही थी और जिसे बस शिकायत करना और नखरे दिखाना आता था, और उस हमेशा दयनीय लगने वाले व्हीलचेयर वाले आदमी से की, यांग चेंग, जिसे हमेशा बचाने की जरूरत पड़ती थी। पहली बार उसकी गहरी बैठी हुई गलत धारणाओं में बड़ी दरार आ गई और वे हिल गई। क्या उसमें सच में अपने उस सगे भाई को गलत समझा था जो सड़कों पर रहा था? इस बीच निंग बिंग मेरी पीठ को घूर रही थी। उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ रहे थे। शर्म के अलावा उसे जबरदस्त अपमान महसूस हुआ, ये एहसास करते हुए कि वो मेरी प्रतिद्वंद्वी बनने के लायक भी नहीं थी। कैफे की हवा ऐसी लग रही थी जैसे गोंद जम रहा हो, गाढ़ी और दम घोंटने वाली। लिऊ रुहोंग के जाने के काफी देर बाद भी उनकी मौजूदगी का एहसास वहां बना हुआ था। इससे बांग बिंग और उनकी माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। वे एक शब्द भी नहीं बोल पाई। श्याओ श्याओ वही जम गई। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गई। लिऊ रुस पर कोई असर नहीं हुआ। उसके दिमाग में एक नई सोच बैठ गई। उसे पहली बार साफ साफ समझ आया कि जिस भाई को वो हमेशा नापसंद करती थी, जिसे बेकार समझती थी और जिसे यही परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण मानती थी, वो असल में वैसा नहीं था जैसा वे सोचते थे। जी बोधा सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा था। चाहे वो 100 के वापस करना हो, लेक्चर में उसकी समझदारी हो, या अभी लिऊ रुस की आंखों में उसके लिए सम्मान हो, इनमें से कुछ भी इत्तेफाक नहीं था। निंग बिंग की आवाज में आंसू और हैरानी थी। उसने तसल्ली और यकीन पाने के लिए यी श्याओ का हाथ पकड़ने की कोशिश की। वो बूढ़ा आदमी कौन था? वह उसका बचाव क्यों कर रहा था? यी श्याओ ने अपना हाथ जोर से झटक लिया। हरकत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसमें एक दूरी साफ झलक रही थी। उसने बांग बिंग की तरफ देखा भी नहीं, बस पीछे की रसोई की ओर एक उलझी हुई नजर डाली जहां जी बोधा काम में लगा था। उसकी आवाज रूखी थी। वह मिस्टर लिऊ रुहोंग थे। तो क्या हुआ अगर वह लिऊ रुहोंग है? बिंग बिंग ने बिना सोचे समझे जवाब देना चाहा, लेकिन बीच में ही उसकी आवाज रुक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनमें गहरा डर था। लिऊ रुहोंग, लिऊ कॉर्पोरेशन वाले लिऊ। माँ बाई की भी सांसें अटक गई। उनके चेहरे का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। अब बस घबराहट और डर बचा था। बाई परिवार यी परिवार पर पल रहा था और यी परिवार लिऊ ग्रुप के सामने धूल के बराबर था, और उन्होंने खुलेआम उस आदमी का मजाक उड़ाया था जिसका लिऊ रुहोंग खुद बचाव कर रहे थे। शियाओ शियाओ ने हैरान परेशान माँ बेटी पर ध्यान नहीं दिया। उसका दिमाग उलझन में था। पछतावा या घबराहट, किस भावना ने उसे जकड़ लिया था, यह वह समझ नहीं पा रही थी। उसने अपना बैग उठाया और कैफे से भाग निकली। अगले कुछ दिनों तक यी परिवार में अजीब सी खामोशी छाई रही। यी टांगशांग को शायद यी शौक शियाओ में आए हल्के बदलाव का एहसास हो गया था। वह और भी ज्यादा आज्ञाकारी और कमजोर दिखने लगा। खिड़की से बाहर देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते, या याहाई और हान लिंगजी के सामने बोलने में हिचकिचाहट दिखाता, जिससे ये संकेत मिलता कि मेरी मौजूदगी उसे असुरक्षित और दोषी महसूस करा रही है। इससे याहाई जियोधा की नासमझी और छोटी सोच से और भी ज्यादा चिढ़ गई। लेकिन इस बार यी शौक शियाओ ने उसे सांत्वना देने में जल्दबाजी नहीं की, जैसा वो आम तौर पर करती थी। वो बस चुपचाप देखती रही। एक दिन यी परिवार को सोने की मुहर वाला एक निमंत्रण मिला। लियो रुहोंग अपने एस्टेट पर एक प्राइवेट दावत का आयोजन कर रहे थे ताकि लू ग्रुप के एक बड़े प्रोजेक्ट की सफलता का जश्न मनाया जा सके। प्रांत के लगभग हर बड़े व्यक्ति को निमंत्रण मिला था और ये परिवार भी इसमें शामिल था। ये परिवार के लिए ये आखिरकार सबसे ऊंचे स्तर के दायरे में जगह बनाने का एक बहुत बड़ा मौका था। याहाई ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और पूरे परिवार को बेहतरीन कपड़े पहनने का आदेश दिया। कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हे चांग, क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? क्या तुम जा पाओगे? हान लिंगशी ने चिंता के साथ एंग चांग के पैर को देखा, जिस पर अभी भी प्लास्टर चढ़ा हुआ था। ये तांग चांग के चेहरे पर एक सौम्य और मजबूत मुस्कान आ गई। माँ, मैं ठीक हूँ, मैं हम सबको नीचे नहीं गिराऊंगा। फिर वो एक पल के लिए हिचकिचाया। उसने यी शकाओ और यी कियान की ओर देखा और अपने भाई के ना जाने की बात कही। आखिरकार वो भी परिवार का ही हिस्सा है। यी कियान ने फौरन मजाक उड़ाते हुए कहा, उसे क्यों बुलाए? क्या उसने हमें पहले ही काफी शर्मिंदा नहीं किया है? अगर वह एलियास के सामने बेवकूफी भरी हरकत कर
करता है तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। याहाई के चेहरे पर गुस्से के भाव थे और वो साफ तौर पर उसकी बात से सहमत थी। लेकिन यी शॉप शियाओ अचानक बोल पड़ी, उसे फोन करो। पूरा परिवार हैरान होकर उसे देखने लगा। शियाओ शियाओ ने यी तांग की तुरंत गुस्से से भरी आंखों से नजरें बचाईं और अपनी आवाज को जितना हो सके शांत रखा। पिछली बार मिस्टर लियू ने शायद उस पर ध्यान दिया था। अगर हम उसे नहीं बुलाते हैं और मिस्टर लियू उसके बारे में पूछते हैं तो ये बुरा लगेगा। यी देहाई ने इस बारे में एक पल के लिए सोचा। बात समझ में आने पर उसने अपना हाथ हिलाया। शाकाओ, तुम उससे संपर्क करो, उसे कहो कि वह चुप रहे और उस रात किसी मुसीबत में न पड़े, बस हमारे कहे अनुसार चले। जब मुझे यी शाकाओ का फोन आया तो मैं लाइब्रेरी में डेटा देख रहा था। लियू परिवार की दावत के बारे में सुनकर मुझे क्या फर्क पड़ता, मैं इसे सीधे मना करने ही वाला था। लेकिन शाकाओ के अगले वाक्य ने मुझे रोक दिया। मिस्टर लियू रूहोंग शायद वहां होंगे। पिछली बार उन्होंने सचमुच तुम्हारी तारीफ की थी। लियू रूहोंग वही बुजुर्ग जिन्होंने कैफे में मेरा साथ दिया था, प्रांत के बहुत बड़े अमीर आदमी। मेरा दिमाग चलने लगा। मैं बस इस बात से परेशान था कि मेरे पास ऊंचे स्तर की जानकारी और संसाधनों तक पहुंच नहीं थी। ये मेरा मौका हो सकता था। जहां तक ये परिवार के छोटे मोटे ड्रामे की बात है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। समय और जगह के बारे में मैंने बात छोटी रखी। दूसरी तरफ यी शाकाओ ने राहत की सांस ली, साथ ही मिली जुली भावनाएं भी थी। उसने जल्दी से मुझे सारी जानकारी दे दी। वह आखिरी लाइन जोड़े बिना नहीं रह सकी। फॉर्मल कपड़े पहनना, हमें शर्मिंदा मत करना। मैंने बस फोन काट दिया। दावत की रात लियू परिवार का एस्टेट रोशनी से जगमगा रहा था और वहाँ बड़े बड़े लोग मौजूद थे। जब यी परिवार का दल पहुंचा तो सबने उनकी तरफ देखा। यी तांग शांग अपनी व्हील चेयर पर बैठे थे, हैंडसम लग रहे थे लेकिन बीमार और पीले पड़ गए थे, जिससे उन पर दया आ रही थी। यी शाओ और यी क्यानकोन बहुत अच्छे कपड़ों में थे। यी दहाई और हान लिंगी भी सफलता की चमक बिखेर रहे थे। जब उनके ठीक पीछे एक नौजवान अंदर आया तो कई लोगों की आंखों में हैरानी और मजाक का भाव आ गया। मैं भी पहुंच गया था। मैंने वह महंगा सूट नहीं पहना था जो यी परिवार ने तैयार किया था। मैंने बस अपने पास मौजूद सबसे अच्छा सेट पहना था, एक डार्क कैजुअल सूट। कपड़ा साधारण था लेकिन फिटिंग एकदम सही, साफ और शार्प थी। इतनी चकाचौंध के बीच मैं बहुत साधारण लग रहा था। फिर भी अजीब बात है कि मैं बिल्कुल भी अजीब या डरा हुआ नहीं लग रहा था। मैंने शांत नजरों से कमरे का जायजा लिया, जैसे मैं बस देख रहा हूँ या किसी मिशन पर आया हूँ। उसमें सच में आने की हिम्मत थी। बैंगिंग बिंग की आवाज इतनी जोर से आई कि सुनाई दे गई। वह अपने डेट का हाथ पकड़े हुए थी और मेरे कपड़ों का मजाक उड़ा रही थी। क्या उसे लगता है कि ये हाई स्कूल का प्रॉम है? उसकी सहेलियों का ग्रुप भी हंसने लगा। यी टांग शेंग ने मुझे देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए गुस्सा दिखा लेकिन तुरंत ही वह भाव कमजोरी और चिंता में बदल गया। उसने यी हियान से धीरे से कहा, दूसरी बहन, अच्छा हुआ कि भाई यहाँ है, उन्हें दोष मत दो। यी हियान तुरंत बचाव में आ गए। तुम्हें किस बात के लिए दोष दे? वही तो बिना बुलाए साथ चले आए हैं। यी दहाई का चेहरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें लगा कि मेरे कपड़ों की वजह से यी परिवार की इज्जत कम हो रही है। उन्होंने गुस्से में मुझे चेतावनी दी, पास रहो, मुंह बंद रखना। मैंने ऐसा दिखाया जैसे मैंने सुना ही नहीं। मेरी नजरें पास ही कुछ लोगों से बात कर रहे लियू रूहोंग पर टिकी थी। लियू रूहोंग ने भी हमें देख लिया, या यूं कहें कि उसने मुझे देख लिया। उसने अपनी बातचीत खत्म की और सीधे यी परिवार की ओर बढ़ा। यी दहाई घबरा गया और जल्दी से उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। गुड इवनिंग मिस्टर लियू, हमें बुलाने के लिए धन्यवाद। लियू रूहोंग ने बस सिर हिलाया। उसकी नजरें यी दहाई को पार करके सीधे मुझ पर आती की। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। छोटी जी, तुम भी आ गई। उस छोटी सी हरकत ने आसपास के माहौल को तुरंत शांत कर दिया। सब मुझे घूरने लगे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या सोचे। यी दहाई के चेहरे की मुस्कान जम गई। हान लिंगी के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। यिशियाओ का दिल जोरों से धड़कने लगा और यिकोंग की आंखें फटी की फटी रह गई। बा नांग बेंग का मजाक उसके गले में ही अटक गया। यितांग चांग ने अपनी व्हील चेयर के आर्मरेस्ट को कसकर पकड़ लिया। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, न तो विनम्रता से और न ही घमंड से। शुभ संध्या मिस्टर लू, निमंत्रण के लिए धन्यवाद। तुमसे मिलकर अच्छा लगा नौजवान। लियू रूहोंग बहुत खुश दिखे। उन्होंने मेरे कंधे पर थपकी भी दी। पिछली बार हमारी बातचीत बहुत जल्दबाजी में हुई थी। आज रात जब तुम्हें समय मिले तो और बात करते हैं। बाजार के बारे में तुम्हारे जो विचार थे उनमें मेरे कुछ पुराने दोस्तों को काफी दिलचस्पी है। ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मैंने शांति से जवाब दिया। ये दृश्य ऐसा था जैसे वहाँ मौजूद सभी लोगों के दिमाग में कोई खामोश धमाका हुआ हो। कौन जानता था कि ये परिवार और असली नकली वारिस का सारा ड्रामा क्या था? क्या हो रहा था? वो असली वारिस जियो था, जिसे कथित तौर पर ये परिवार ने ठुकरा दिया था और जो बिल्कुल भी शिष्ट नहीं था। उसे न केवल लियू रूहोंग का खास ध्यान मिला बल्कि उन्हें लियू रूहोंग और उनके करीबी दोस्तों के साथ बातचीत करने के लिए भी आमंत्रित किया गया। यी दहाई के चेहरे की मांसपेशियां कुछ बार फड़की। उन्होंने बीच में बोलने की कोशिश की। मिस्टर लियू, यू और छोटा दा। लियू
रूहोंग ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वे उन्हें अभी अभी देख रहे हो। उनकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। मिस्टर यी, आपने एक बेहतरीन बेटा पाला है, आपकी नजर अच्छी है, वो एक कच्चा हीरा है। ये सुनने में तो तारीफ लग रही थी, लेकिन उन्होंने यी परिवार का जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने सिर्फ मुझे ही अहमियत दी। याहाई की मुस्कान रोने से भी बदतर लग रही थी। तभी एक साफ सुरीली महिला की आवाज आई, पापा आप यहाँ हैं। अंकल ली और बाकी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। सबने मुड़कर देखा। एक युवा महिला शैंपेन रंग का शानदार इवनिंग गाउन पहने हुए पास आई। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसका अंदाज चांदनी में मोती की तरह साफ और निर्मल था। उसने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वो लियू रू की इकलौती बेटी लियू रियान थी। लियू रियान की नजरें भीड़ पर घूमी और आखिरकार मुझ पर आकर रुकी, जिनमें थोड़ी उत्सुकता और सवाल का भाव था। उसने साफ सुना था कि उसके पिता ने अभी क्या कहा। लियू रूहोंग मुस्कुराए और उससे बोले, रुआन आओ मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ये वही नौजवान है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, गियोडा, जिसके पास बहुत गहरी समझ है। फिर वे मेरी तरफ मुड़े। ये मेरी बेटी रुआन है। मैंने लियू रुआन की तरफ देखा। मेरी नजरें साफ थी और मैंने हल्का सा सिर हिलाया। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस लू। लियू रुआन ने शालीनता से मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर जे। मेरे पिता शायद ही कभी नौजवानों की इतनी तारीफ करते हैं। आप जरूर कुछ खास होंगे। हमने हल्के से हाथ मिलाया। इस नजारे ने यी टांगचांग, बैंग बैंग और बाकी लोगों के मन में बची खुची शंका को भी पूरी तरह खत्म कर दिया। न सिर्फ मुझे लू रूहोंग का समर्थन हासिल था, बल्कि मैं लू परिवार से ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई अपना हो। वही परिवार जिसके खुशामद करने के लिए वे लोग एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। और जिस तरह लियू रुआन मुझे देख रही थी, उसमें सिर्फ उत्सुकता और तारीफ थी, जरा भी नफरत या तिरस्कार नहीं। बैंग बैंग के चेहरे का रंग उड़ गया। वो उस कंगाल लूजर को देख रही थी जिसका उसने अभी अभी मजाक उड़ाया था। अब वो वहीं खड़ा था जहां होने का वो सिर्फ सपना ही देख सकती थी। लियो रुआन से बराबरी के स्तर पर बात कर रहा था। उसे इतनी जलन हो रही थी कि वो लगभग पागल हो रही थी। ये तांग अपनी व्हील चेयर पर बैठा था। उसके नाखून उसकी हथेलियों में गहरे धंस रहे थे। यहाँ तक कि प्लास्टर के नीचे दबे पैर में भी उसे फैंटम पेन, काल्पनिक दर्द महसूस हो रहा था। उसने जो कुछ भी इतनी मेहनत से बनाया था, जो प्यार और ध्यान उसने हथियाया था, लू परिवार द्वारा गियोडा को मिली मान्यता के सामने वो सब मजाकिया और मामूली लगने लगा। झुग्गी बस्तियों में पले बढ़े एक कचरे को यह सब क्यों मिला? ये तांग शियाओ ने गियोडा के शांत चेहरे की तरफ देखा। मैंने लियू रुयान की सच्ची मुस्कान देखी, फिर उसके परिवार के उसके प्रति नफरत और परेशान करने वाले बर्ताव के बारे में सोचा। पछतावे और शर्म की एक जबरदस्त लहर ने उसे जकड़ लिया, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। यिंधाई और हान लिंगी बस एक दूसरे को हैरान और परेशान होकर देखते रह गए। ऐसा लगा जैसे लियू रूहोंग को लगा कि उन्होंने भीड़ को काफी हैरान नहीं किया है। वो मुस्कुराए और मुझसे बोले, और लियू रुयान, तुम जैसे युवा लोगों के पास बात करने के लिए ज्यादा आम चीजें हैं। हम बूढ़ों के साथ समय बर्बाद मत करो। रुयान, छोटी जी को वहाँ बगीचे में टहलाने ले जाओ, वहाँ शांति है। ठीक है। लियू रुयान खुशी खुशी मान गई। उन्होंने मुझे आगे चलने का इशारा किया। मैंने अनगिनत हैरान और बहुत ज्यादा जलन भरी नजरों के बीच सिर हिलाया। मैं शांति से लियू रुयान के पीछे बैंक्वेट हॉल से बाहर निकली और कम रोशनी वाले ज्यादा प्राइवेट और शानदार बगीचे की ओर चली गई। पीछे यही परिवार के लोग और बाकी सब ऐसे जम गए थे जैसे उन पर कोई जादू कर दिया गया हो। वे अपनी जगह पर ही खड़े रह गए। उनके चेहरों पर कई तरह के भाव थे। जिस व्यक्ति को उन्होंने बाहर निकालने और जलील करने की साजिश रची थी, वो उनकी नजरों से दूर ऐसी ऊंचाई पर पहुंच चुका था जिसे वे बस नीचे से ही देख सकते थे। और उनकी पहले की सारी नफरत और मजाक अब उनके अपने ही मुंह पर जोरदार तमाचे की तरह लग रहे थे। बगीचे से आती रात की हवा में फूलों की भीनी भीनी खुशबू थी, लेकिन वो यई परिवार के दिलों में जमी ठंडक और डर को दूर नहीं कर पाई। बगीचे की हवा में गिरते पत्तों का एहसास था। इसने बैंक्वेट हॉल के दिखावे और शोर को हमसे दूर कर दिया। बर्फ की मूर्तियों से आती रोशनी लियू रुयान की स्कर्ट पर पड़ रही थी। उन्होंने अपना सिर घुमाकर मुझे देखा। उनकी आंखें साफ थीं और उनमें सच्ची उत्सुकता थी। मेरे पापा युवाओं के साथ शायद ही कभी इतने दोस्ताना होते हैं। उनकी आवाज तेज नहीं थी, बल्कि रात के माहौल में पूरी तरह घुल मिल गई थी। उन्होंने कहा, पिछली बार कैफे में कही गई तुम्हारी कुछ बातों ने शांगवा प्रोजेक्ट के सबसे अहम रिस्क पॉइंट्स को बिल्कुल सही तरीके से बताया था। उस समय वे अंदर ही अंदर इस बात पर बहस कर रहे थे कि और निवेश किया जाए या नहीं। मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि लियू रुइंग अपनी बेटी से इस बारे में बात करेंगे। मैं मुस्कुराई और इसका श्रेय नहीं लिया। मैंने बस कुछ पब्लिक डेटा पर ध्यान दिया और थोड़ा क्रॉस रेफरेंसिंग किया। मिस्टर लियू बहुत उदार है। पब्लिक डेटा से कच्चे माल पर
छिपे हुए टैरिफ एडजस्टमेंट और पोर्ट थ्रूपुट के साथ असामान्य संबंध का पता चला। ऐसा सिर्फ लियू के साथ नहीं हो रहा था। लियू रुआन ने शरारत भरे अंदाज में पलकें झपकाते हुए कहा, मैंने बाद में असल में जाकर चेक किया, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा आपने कहा था। आप बहुत प्रभावशाली हैं। उसकी आवाज में तारीफ साफ और खुली थी, कोई छानबीन या झूठी चापलूसी नहीं। मैं महसूस कर सकता था कि ये लियू परिवार की लड़की बैंग बिंग और यिकियांग जैसे बिगड़े हुए बच्चों से बिल्कुल अलग थी। वह स्मार्ट थी और उसकी अपनी ठोस समझ थी। हम पत्थर के रास्ते पर धीरे धीरे टहलते हुए मार्केट ट्रेंड्स, उभरती हुई टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि अनजान एकेडमिक क्षेत्रों के क्रॉस एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे थे। दूसरी दुनिया में आने से पहले की मेरी जानकारी और इस दुनिया की जानकारी ने मिलकर उसे हमेशा कुछ नए नजरिए दिए जिससे उसकी आंखें चमक उठती थीं। लियू रुआन ध्यान से सुनती थी और कभी कभी कुछ तीखे सवाल भी पूछती थी। उसकी तेजी से सोचने की क्षमता ने मुझे भी चुपके से उसका प्रशंसक बना दिया। ये एक काबिल बौद्धिक साथी से मिलने का रोमांच था। इसका पारिवारिक बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं था। ये पूरी तरह से दिमागों का मिलन था। बैंक्वेट हॉल के अंदर जमीन से छत तक बनी बड़ी खिड़कियां एक शानदार पिक्चर फ्रेम की तरह काम कर रही थीं। जब हम दोनों बगीचे में साथ साथ चल रहे थे और उसमें फ्रेम हो रहे थे, ये नजारा इतना परफेक्ट था कि नांग बिंग ने अपना वाइन ग्लास इतनी जोर से पकड़ा कि वह लगभग टूट ही गया। दांत कसकर भींचे हुए थे। क्या लियू रुआन अंधी है? यांग चेंग का चेहरा लगभग सफेद पड़ गया था। उसकी गोद में कंबल के नीचे छिपे हाथों ने खुद को जोर से नोचा। उसकी सावधानी से बनाई गई कमजोरी की छवि बस टूटने ही वाली थी। उसकी रगों में सिर्फ जहरीली जलन दौड़ रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि एक कंगाल वेटर उन चीजों के बारे में कैसे जान सकता है और वह लियू रुआन के साथ इतनी आसानी से कैसे बात कर सकता है। वो जगह तो उसकी होनी चाहिए थी। सारा ध्यान, तारीफ, पसंद, यह सब उसका होना चाहिए था। यिशाक चुपचाप देखती रही। उसके मन में भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। वह सुन नहीं पा रही थी कि वे क्या बात कर रहे हैं, लेकिन लियू रुआन का ध्यान से भरा और तारीफ करने वाला चेहरा बनावटी नहीं हो सकता था। उसे हर वह पल याद आया जब उसने मुझे डांटा था। हर बार जब उसे घिन आती तो उसे ऐसा लगता जैसे किसी अदृश्य चाबुक ने उसके चेहरे पर वार किया हो और वो दर्द से जल रहा हो। वो कितनी बुरी तरह और हास्यास्पद ढंग से गलत थी। येयन का दिमाग सीधा साधा था। उसे बस इस बात का झटका लगा था और गुस्सा आ रहा था कि उसे नीचा दिखाया जा रहा था। उसकी किस्मत कैसी खराब हो गई। वाई दाहिगा के चेहरे पर बार बार भाव बदल रहे थे। लियू रुहों को देखकर कभी कभी बगीचे की तरफ मुस्कुराती नजर आती। सबसे अनजान इंसान भी समझ जाएगा कि जी बॉर्डा की कीमत उसकी सोच से कहीं ज्यादा हो सकती है। उसे बस इस बात की परवाह थी कि इस बेटे को यी परिवार को शर्मिंदा करने से कैसे रोका जाए, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि इस बेटे को शायद यूआई परिवार की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। असल में यी परिवार को उसकी जरूरत हो सकती है। हान निंगजी बगीचे को देखते हुए पूरी तरह खो गई थी। फिर अपने परिवार के बिगड़े हुए चेहरों को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दावत के दूसरे हिस्से में लियू रुआन और मैं वापस अंदर चले गए। लियू रुआन को किसी और बड़े भाई ने बुला लिया था, इसलिए मैं अकेले ड्रिंक लेने चला गया। निंगबिंग को अपना मौका दिख गया। वो दौड़ कर आई और उसकी एड़ियां चटकने लगी। उसने मेरा रास्ता रोक लिया। उसकी आवाज जलन से भरी हुई थी। जियोडा, ज्यादा घमंडी मत बनो। ये मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम लियू परिवार से जुड़ गई तुम अब एक बड़ी हस्ती हो। अंदर ही अंदर तुम अभी भी निंगबिंग के लिए एक मामूली आदमी हो। एक ठंडी आवाज ने उसे रोक दिया। ये शिया जियाओ चली आई। उसका चेहरा बिजली की तरह काला था। पहली बार उसने बिना किसी विनम्रता के बेंग बिंग को घूरा। अपने शब्दों पर ध्यान दो और याद रखो कि तुम कहा हो, ये लियू परिवार की जायदाद है। ये तुम्हारे लिए नखरे करने की जगह नहीं है। बाइंडिंग बिंग की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। शिया शियाओ, तुम उसके लिए मुझ पर चिल्ला रही हो। मैं तुम्हें सिर्फ चेतावनी दे रही हूँ। बेपरिवार या अपने लिए परेशानी मत खड़ी करो। ये शियाओ शियाओ की आवाज में कोई गर्मजोशी नहीं थी। उसकी आंखों में भी चेतावनी थी। जब वो यी चेंग के पास से गुजरी, जो ज्यादा दूर नहीं अपनी व्हील चेयर पर बिल्कुल दुखी दिख रहा था, मैंने आश्चर्य से एक भौं उठाई। ये बिगड़ी राजकुमारी आखिरकार अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रही थी। मैं ये नाटक देखने की जहमत नहीं उठा सकता था। मैं नाइन बिंग की जमी हुई जगह के पास से गुजरा, एक सोडा लिया और ताजी हवा के लिए सीधे बालकनी में चला गया। दावत आखिरकार कार से वापस आते समय खत्म हुई। मौत जैसा सन्नाटा छा गया। लिमो में हवा इतनी भारी थी कि दम घुट रहा था। ये टेंग चांग अपनी सीट पर पीछे झुक गया। आंखें बंद थीं, पलकें कांपे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा और नाइंसाफी हुई हो। कियान उसे दिलासा देना चाहता था, लेकिन यी शकाओ की घूरती नजर ने
ने तुरंत चुप करा दिया। येदाहाई ने अपनी कनपटियां रगड़ी और आखिरकार बोला। उसकी आवाज सूखी थी। जियाक जियाओ। मिस्टर लियू ने जियोडा से और क्या कहा। ये जियाओ खिड़की से बाहर तेजी से गुजरती शहर की लाइटों को घूर रहा था। उसकी आवाज बिल्कुल सपाट थी। कुछ खास नहीं, बस इतना कि वो उसकी तारीफ करता है। उसने मिस रुआन से उसे बगीचा दिखाया। वो रुकी, फिर बोली, मिस्टर लियू उसे छोटा जी कहते थे। वे बहुत करीब लग रहे थे। कैसे? इधा ने अपनी मुट्ठियां आलीशान आर्मरेस्ट पर जोर से मारी। उसकी छाती जोर से धड़कने लगी। ये फ्रस्ट्रेशन, पछतावा और अपनी बड़ी इज्जत खोने की बहुत बड़ी बेइज्जती थी। हान लिंगशी ये सुनकर उछल पड़ा। ये टेंचान में आंखें खोली, आंसू भरे हुए थे। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं न होती तो भाई घर से नहीं जाता और हम अब इस सारी परेशानी से नहीं जूझ रहे होते। अगर ये पुरानी बात होती तो इस छोटी सी बात ने तुरंत पूरे परिवार की हमदर्दी और आराम दिला दिया होता। लेकिन इस बार याहाई ने उसे सिर्फ गुस्से वाली नजर से देखा और कुछ नहीं कहा। ये शाजियाओ ने सीधे अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, खिड़की से बाहर देखने लगी। ये कियान भी अजीब तरह से शांत था। ये टैंक का दिल पूरी तरह से गाँव था, बर्फ की तरह ठंडा हो गया। अगला दिन वीकेंड था। मैं फिर भी जल्दी उठ गई। सुबह मुझे ट्यूशन का काम था और मैंने लाइब्रेरी जाने का प्लान बनाया था। दोपहर जैसे ही मैं अपने डॉर्म से बाहर निकला, वही जानी पहचानी काली लग्जरी कार फिर से किनारे पर खड़ी थी। दरवाजा खुला और ये शाकाओ अकेली बाहर निकली। आज उसने बहुत सादे कपड़े पहने थे, थोड़ी थकी हुई लग रही थी। उसने मुझे उलझी हुई आंखों से देखा। क्या हम बात कर सकते हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज अब रोबदार नहीं थी, उसमें थोड़ी भीख भी थी। मैंने टाइम देखा, 10 मिनट, मुझे जल्दी है। ये शाकाओ ने गहरी सांस ली। कल के लिए माफ करना। मैंने कुछ नहीं कहा, बाकी बातों का और उससे पहले बहुत सी चीजों का इंतजार कर रही थी। हमें माफ करना। जियाओ को अपनी बात कहने में मुश्किल हुई, लेकिन आखिरकार उसने कह ही दिया। हो सकता है हम सब तुम्हें गलत समझ गए हो। ये कोई गलत फहमी नहीं थी। मैंने उसे शांति से ठीक किया। तुम लोगों ने बस वही माना जो तुम मानना चाहते थे। ये शिया जियाओ के गाल थोड़े जल गए। उसके पास कोई जवाब नहीं था। डैड, वो चाहते हैं कि तुम घर आ जाओ। उसने बात बदल दी। उन्होंने कहा कि उस सप्लीमेंट्री कार्ड की लिमिट बढ़ाई जा सकती है। अगर आपको अपना मेजर पसंद नहीं है तो आप उसे बदल सकते हैं या विदेश में पढ़ाई करने जा सकते हैं। परिवार आपको सपोर्ट करता है। आखिरकार तुम ये परिवार के बेटे हो। मैंने ऐसे दिखाया जैसे कोई मजाक सुना हो और हल्की सी हंसी में मजाक उड़ाया। ये परिवार का बेटा। मैंने इसे दोहराया। मेरी आवाज में मजाक सुनकर ये शियाओ का मन किया कि कहीं छिप जाए। मेरा सरनेम गी है और मिस्टर याहाई से कह देना। मिस्टर लू के साथ जो कनेक्शन है, जिसके लिए वे ललचा रहे हैं, उसे वे ये परिवार के थोड़े बहुत पैसे और दिखावटी चैरिटी से नहीं खरीद सकते। मैंने शियाओ की थोड़ी बड़ी हुई आंखों को देखा और सीधे सीधे बात कह दी। तुम लोग मुझे वापस नहीं चाहते। तुम्हें बस अचानक एहसास हुआ कि ये बेटा काम का हो सकता है और तुम जल्दी से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, है ना? ये शियाओ का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं क्या सोचता हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसकी बात काट दी। असली बात यह है कि मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है। मैं अपना भविष्य और नेटवर्क खुद बना सकता हूँ। जहाँ तक ये परिवार की बात है तो मुझसे दूर रहना ही सबसे बड़ी मदद होगी जो तुम कर सकते हो। अपनी बात कहने के बाद मैंने उसके पीले पड़ चुके चेहरे को देखना बंद कर दिया। मैं मुड़ा और चला गया। ये शियाओ वही जम गई और कैंपस की भीड़ में मेरी लंबी बेपरवाह पीठ को ओझल होते देखती रही। पहली बार उसे ये बात साफ साफ समझ आई। वे इस भाई को खो चुके थे। वो गुस्से में या नफरत में नहीं गया था। शुरू से आखिर तक उसका वापस आने का कोई इरादा ही नहीं था। जो वे जिसे चैरिटी और मदद समझ रहे थे वो उसकी नजर में बिल्कुल बेकार थी। वो पूरी तरह निराश होकर कार में वापस बैठी। ये अन पूछने के लिए बेताब थी, तो क्या वो वापस आने को तैयार हुआ? डैड ने कहा, जब तक वह वापस आता है हम शर्तों पर बात कर सकते हैं। ये शियाओ ने धीरे से सर हिलाया। उसकी आवाज में कोई जान नहीं थी। वह वापस नहीं आ रहा है। वह अभी भी ऐसा क्यों कर रहा है? शियाओ ने आंखें बंद कर ली। वह ऐसी लग रही थी जैसे कोई जंग हार गई हो। उसे जो चाहिए और जो वह असल में चाहता है वह हम नहीं दे सकते। हमने तो कभी देने के बारे में सोचा भी नहीं था। ये अनियन पूरी तरह हैरान और उलझन में रह गई। लेकिन ये शियाओ ने कुछ नहीं समझाया। कुछ चीजों की अहमियत उन्हें खोने के बाद ही समझ आती है और कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जिनकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। शियाशावो वह लग्जरी कार काफी देर तक डॉम के नीचे खड़ी रही और फिर चुपचाप शहर की भीड़ में किसी ग्रे परछाई की तरह गायब हो गई। मैंने उस छोटी और परेशान करने वाली मुलाकात को दिमाग से निकाला और अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए निकल पड़ा। बच्चे की माँ, जो एक शांत स्वभाव की अधेड़ उम्र की टीचर थी, ने मुझे पानी की बोतल दी। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मिस्टर जी, आप बहुत सब्र वाले इंसान हैं। हमारे बच्चे में हाल ही में बहुत सुधार हुआ है। उसने तो यह भी कहा कि वह भविष्य में आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है। मैं मुस्कुराया। पानी लेते हुए अपनी मेहनत से इस तरह की सराहना और सम्मान पाना बहुत अच्छा और सुकून देने वाला था। इसने मुझे
मुझे जमीन से जोड़े रखा। उस दोपहर लाइब्रेरी में मुझे एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मिस्टर जी, हेलो, मैं लियू रुआन हूँ। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। मेरे पिता ने मुझे कुछ इंडस्ट्री रिपोर्ट्स और मटेरियल देने के लिए कहा था, जिनका जिक्र उन्होंने आपसे किया था। उन्होंने कहा कि ये आपके काम आ सकते हैं। क्या मैं उन्हें आकर दे सकती हूँ? मैं थोड़ा हैरान हुआ और जवाब दिया, धन्यवाद, ये आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात होगी। बस मुझे डाउनलोड लिंक भेज दे या जल्द ही ईमेल कर दे। लियू ने क्लाउड ड्राइव लिंक और एक और मैसेज भेजा। असल में मेरा एक क्लास प्रोजेक्ट है जो पिछली बार आपके बताए सप्लाई चेन फाइनेंस टेक एप्लीकेशन के बारे में है। मेरे कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या आपके पास कुछ खाली समय है? सलाह मांगना तो बस एक बहाना था। असल में वो मेरी मदद करना चाहती थी। मिस लियू नेटवर्किंग में वाकई बहुत माहिर थी। मैंने लिंक पर क्लिक किया। अंदर कुछ गहरी इंडस्ट्री एनालिसिस रिपोर्ट्स थी जिन पर इंटरनल रेफरेंस लिखा था। मुझे ठीक यही चाहिए था। लियू रुआन की तारीफ कोई मजाक नहीं थी। मैंने लियू रुआन को वापस मैसेज किया। फाइलें मिल गईं। बहुत बहुत धन्यवाद। सलाह मांगने की बात मत कहिए, हम बस साथ में इस पर चर्चा कर सकते हैं। इस बुधवार दोपहर मेरी कोई क्लास नहीं है। इस बीच ये परिवार के विला का माहौल ऐसा था जैसे तूफान से पहले की दमघोंटू खामोशी हो। ये शाकाओ जो खबर लेकर आया था, उसे सुनकर याही का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वो आधे दिन तक अपने स्टडी रूम में बंद रहा। जब वो आखिरकार बाहर आया तो उसने ये तांग चांग की ओर देखा, जो अभी भी सोफे पर एक बेबस पीड़ित की तरह बैठा था। पहली बार उसकी आंखों में सच्ची हमदर्दी नहीं थी, उनमें कहीं ज्यादा शक और झुंझलाहट थी। उसने कहा, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते। हाँ, उसने याओ श्याओ की बात दोहराई जैसे कोई परी कथा सुन रहा हो। वो तो बस एक कंगाल छात्र है। ये परिवार उसे वो सब नहीं दे सकता जो वो चाहता है। आखिर वो क्या चाहता है? हान लिंगी धीरे से सिसकने लगी। क्या बात चाय की है? क्या इसलिए कि तब हमारा रवैया खराब था और हमने उस बच्चे का दिल तोड़ दिया? उसका दिल तोड़ दिया। चीफ, वो जिबो के घमंड को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो बस एक एहसान फरामोश और पीठ में छुरा घोंपने वाला इंसान है। थोड़ी किस्मत अच्छी थी, मिस्टर लू ने उसे बहुत बढ़ावा दिया और अब उसका घमंड 7वें आसमान पर है। मुझे यकीन है कि वो बस भाव खा रहा है ताकि हम उसके आगे गिड़गिड़ाएं। उसके आगे गिड़गिड़ाएं। यहाई को लगा जैसे उस बात ने सचमुच उसके दिल में छुरा घोंप दिया हो। ये तांग चांग ने मौके का फायदा उठाकर खांसना शुरू कर दिया। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद था। आवाज कमजोर लेकिन साफ थी। माँ, पिताजी, बहनों, मेरी वजह से झगड़ा मत करो। ये सब मेरी गलती है। अगर भाई मुझसे नफरत के कारण वापस नहीं आना चाहता तो मैं जा सकता हूँ। उसने यह बात कहते हुए अपनी व्हीलचेयर से उठने की कोशिश की, जबकि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पहले यह चाल हमेशा 100% काम करती थी, लेकिन आज यहाई ने बस भौहें सिकोड़ी और देखता रहा। उसने उसे रोकने की जल्दी नहीं की। याक शियाओ ने तो अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। सिर्फ ये कियन उसे संभालने के लिए दौड़ी। ए चांग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह तुम्हारा घर है। जिसे जाना चाहिए वो तो वो एहसान फरामोश कमीना है। बस करो। ये देहाई ने अचानक उसे टोकते हुए कहा। उसकी नजर यी तांग और याओ के बीच घूमी और फिर अंत में यी तांग के मोटे प्लास्टर वाले पैर पर टिक गई। उसने कड़े लहजे में पूछा, शिया श्याओ, तुमने कहा था कि सीढ़ियों के पास वाला सिक्योरिटी कैमरा असल में खराब था। श्याओ श्याओ का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने अपनी नजरें झुका ली और अस्पष्ट रूप से बुदबुदाई। हाँ, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने कहा कि वायरिंग पुरानी थी। यी तांग का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी उंगलियों के पोर उसकी हथेलियों में गड़ गए। येहाई ने इस बात को और आगे नहीं बढ़ाया। उसने बस गुस्से में नाक से आवाज निकाली, अपने स्टडी रूम की ओर मुड़ा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। एक बार जब शक का बीज बो दिया जाता है तो वो अंधेरे में बहुत तेजी से बढ़ता है। कुछ दिनों बाद बाई परिवार द्वारा आयोजित चैरिटी नीलामी समारोह में ये परिवार भी शामिल हुआ। ये देहाई को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखनी थी। साथ ही अफवाह थी कि लियू परिवार का कोई सदस्य भी आ सकता है। ये तांग शेंग अभी भी व्हील चेयर पर था और कमजोर व बेबस लग रहा था। जैसे ही बिंग बिंग ने ये परिवार को देखा, वो तुरंत उनके पास पहुंची और प्यार से येनेक्वेई का हाथ पकड़ लिया। लेकिन उसकी नजरें बेचैनी से कमरे में उस इंसान को ढूंढ रही थी जिससे वो दिल से नफरत करती थी। चिंता न करे अंकल और आंटी, उसके स्तर का कोई व्यक्ति ऐसे इवेंट में नहीं आ सकता। बिंग बिंग ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा। उसकी आवाज में पक्का यकीन था, लेकिन जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, बैंक्वेट हॉल के दरवाजे पर थोड़ी हलचल हुई। उस ग्रुप ने घूमती हुई लाइटों के बीच देखा। उन्होंने जियोटा को अंदर आते देखा। उसने कोई बहुत भड़कीला टक्सीडो नहीं पहना था, बस एक बेहतरीन फिटिंग वाला डार्क सूट पहना था। कपड़े और सिलाई से ही उसकी हाई क्वालिटी का पता चल रहा था। इसने उसके लंबे कद को और निखारा, जिससे उसे एक शानदार और शालीन लुक मिला। और उसके बगल में खड़ी महिला ने स्टारी नाइट रेडिएंट गाउन पहना था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। लियू रुआन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और मुस्कुराते हुए उससे कुछ कहा। उसने सुनने के लिए अपना सिर थोड़ा नीचे
किया। उसके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान थी। दोनों को साथ चलते देख कमरे में मौजूद सभी लोगों का ध्यान तुरंत उनकी ओर खींच गया। क्या ये जी बोधा यन गैस है? उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बिंग बिंग के चेहरे की मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई, जैसे किसी ने उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा हो। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और बस एक बीमार जैसी पीली रंगत और जलन भरी नफरत रह गई। ये कैसे हो सकता है? उसने सोचा। वो लियू रुआंग के साथ कैसे आ सकता है और इतना शानदार कैसे दिख सकता है? ये तांग शांग की सांसें एक पल के लिए रुक गईं। उसने आर्मरेस्ट को इतनी जोर से दबाया कि वो चटक गया। जहरीली जलन उसे निगलने को तैयार थी। वो जलन फिर से बढ़ गई। याहाई और हान लिंगी भी पूरी तरह हैरान थे। लियू रुआन मुझे सीधे सामने वाली लाइन में ले गई जहां लियू रूहोंग का ग्रुप बैठा था। लियू रूहोंग ने मुझे देखा, मुस्कुराया और हाथ हिलाकर मुझे बुलाया। उसने मुझे कुछ बड़े बुजुर्गों से मिलवाया जिनका समाज में काफी ऊंचा रुतबा था। घबराहट के शांति से बात की और सही व्यवहार किया। जिस बेटे को ये परिवार दिखाने लायक नहीं समझता था, जिसे वे समझते थे कि उसे उनकी मदद की जरूरत है, वो अब आराम से उसी ग्रुप का हिस्सा बनकर खड़ा था जिसे वे लोग सम्मान की नजर से देखते थे। ताली ताली ताली। ये परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर एक के बाद एक अदृश्य थप्पड़ पड़ रहे थे। दर्द से जलन हो रही थी। बिंग बिंग ने जोर से यी टैंग चेंग का हाथ झटक दिया। उसकी छाती जोर जोर से ऊपर नीचे हो रही थी। उसे लगा कि आसपास के सभी लोग उसे घूर रहे हैं और उसकी कही गई बेबाक बात पर हंस रहे हैं। वो और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने जोर से पैर पटका, मुड़ी और वॉशरूम की तरफ भाग गई। यी टैंग चेंग ने उसे भागते हुए देखा। उसकी आंखें डरावनी और गहरी थीं। नीलामी शुरू हो गई। एक एक करके कई चीजें पेश की गईं। उनमें से एक थी क्यानलोंग दौर की शानदार डाई पोर्सिलेन की कटोरी। वो एकदम सही हालत में थी। ये दिहाई को उसमें बहुत दिलचस्पी थी। उसने उसे अपने कलेक्शन के लिए खरीदने का मन बना लिया था और बोली के आखिर में लू रोहोंग के सामने ये परिवार की दौलत का दिखावा करने का ये एक अच्छा मौका था। मुकाबला बस दिहाई और शहर के बाहर से आए एक बिजनेसमैन के बीच रह गया था। कीमत काफी बढ़ चुकी थी। दिहाई ने माथे पर बल डाला और आखिरी बोली लगाने ही वाला था कि तभी पास से एक शांत आवाज आई। 15 मिलियन यानी सीधे 3000 की बढ़ोतरी। पूरा हॉल हैरान रह गया। वो आवाज मेरी थी। दिहाई ने हैरानी से मेरी तरफ मुड़कर देखा। क्या मैं पागल हो गया था? लियू रियान ने भी मुझे हैरानी से देखा, लेकिन मेरी नजरें स्टेज पर रखी पोर्सिलेन की कटोरी पर ही टिकी रही। मेरी नजरें ऐसी स्थिर थीं मानो मैंने कोई मामूली सी संख्या बोली हो। शहर के बाहर से आए बिजनेसमैन ने सिर हिलाया और 15 मिलियन की बोली छोड़ दी। 15 मिलियन एक बार, 5 मिलियन 2 बार, 3 बार बिक गई। इस सज्जन को बधाई। हथौड़ा नीचे गिरा। स्पॉटलाइट मुझ पर पड़ी। मैं खड़ा हुआ और अनगिनत लोगों की उत्सुक, हैरान और ईर्ष्यालु नजरों के बीच कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए शांति से बैकस्टेज की ओर चम पड़ा। दिहाई का चेहरा गुस्से से लाल था और उसके हाथ कांप रहे थे। उसे पैसे खोने का दुख नहीं था, बल्कि पूरी तरह से नियंत्रण खो देने के अपमान का दुख था। एक ऐसी चीज जिस पर दिहाई की नजर थी, उसे बेटे ने आसानी से छीन लिया। उसने एक तरह से उसे कचरे जैसा समझा था। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे पास पैसे कहां से आए। जरूर ये लू परिवार का काम था। लू परिवार सचमुच डी बोधा को इतनी अहमियत देता था। शियाओ शियाओ ने अपने पिता के गुस्से से भरे चेहरे और लोगों की ईर्ष्या और हैरानी भरी नजरों को देखा। लोग मेरी तरफ देख रहे थे और फिर बैकस्टेज एरिया की ओर देखने लगे। उसका दिल एक ठंडे खालीपन से भर गया था। आखिर उन्होंने क्या खो दिया था? रेस्टरूम में बी निंगबांग आईने में अपना मेकअप ठीक कर रही थी, लेकिन उसकी उंगलियां बुरी तरह कांप रही थी। उसने लिपस्टिक को अपने होठों की रेखा से बाहर फैला दिया। गुस्से में आकर उसने जोर से लिपस्टिक जमीन पर पटक दी। एक स्टॉल का दरवाजा खुला। एक सुंदर चेहरे वाली महिला बाहर निकली जिसने शनेल सूट पहना था, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ा घमंड और परखने वाला भाव था। उसने ध्यान से अपने हाथ धोए। वो शू परिवार की सबसे बड़ी बेटी शूटिंग थी। उसका परिवार इस बेस के बराबर का था। उसकी और बाई निंगबिंग की कभी नहीं बनी। शीशे में देखते हुए शूटिंग ने बाई निंगबिंग के बिखरे हुए बालों को देखा और हल्की सी हंसी हंसी। क्या हुआ मिस बाई? किसने आपको गुस्सा दिलाया? मुझे मत बताना। लियू परिवार के नए गोल्डन बॉय को देखकर आपको कुछ अजीब महसूस हो रहा है। बाई निंगबिंग झटके से मुड़ी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। तुम क्या बकवास कर रही हो? शूटिंग ने धीरे धीरे अपने हाथ पहुंचे। तुम्हें पता है कि मैं सच कह रही हूँ या नहीं? लेकिन सच कहूँ तो अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो हार मान लेती। जी बोधा अभी मिस्टर लियू का सबसे पसंदीदा इंसान है। वो लियू रुओयांग के साथ ही रहता है। वे दोनों अलग नहीं होते। नकली ई तांग चांग का कोई चांस नहीं है। ये कहकर वो शान से बाहर निकल गई। बिंग बिंग वहीं कांपती हुई खड़ी रही। शूटिंग के शब्द उसके दिल में जहर की तरह चुभे। लियू रुओयांग, फिर से लियू रुओयांग और जी बोधा, वे दो लोग जिनसे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। जलन और नाराजगी ने उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी थी। वो बाथरूम से बाहर निकली। उसकी नजरें जी बोधा पर टिकी थी, जो लियू रुओयांग के साथ बैकस्टेज पेपर वर्क एरिया से वापस आ रहा था। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरी, बिंग बिंग ने ऐसा नाटक किया जैसे उसकी हील्स में उसका
टखना मुड़ गया हो। एक आह के साथ वो बेकाबू होकर मेरी तरफ गिरी। उसके हाथ में आधा भरा शैंपेन का गिलास गलती से छलक गया और मेरे महंगे सूट जैकेट पर गिर गया। ओ माय गॉड, मुझे बहुत अफसोस है। बिंग बिंग ने खुद को संभाला और तुरंत जोर से माफी मांगी, लेकिन उसके लहजे में थोड़ी सी छिपी हुई नफरत और संतुष्टि थी। मुझसे गलती हो गई मिस्टर जी, ये आउटफिट बहुत महंगा होगा, है ना? मेरा बिल्कुल भी ऐसा इरादा नहीं था। उसने सफलतापूर्वक सबका ध्यान हमारी तरफ खींच लिया। गहरे रंग की वाइन तेजी से फैलकर मेरे हल्के रंग के सूट पर एक बड़ा और भद्दा दाग बन गई। यह दाग साफ दिख रहा था और बहुत बुरा लग रहा था। लियू रुयान ने माथे पर बल डाले। यही परिवार के लोगों ने भी यह देखा। यांग के चेहरे पर साफ घबराहट दिखी। यांग चांग की आंखों में एक गहरी मजाक उड़ाने वाली मुस्कान कौन थी। हमारे आसपास फुसफुसाहट शुरू हो गई। मैं वहीं रुक गई, अपनी छाती पर गिरे उस गंदे दाग को देखा और फिर बी नैंग बिंग की ओर देखा, उसकी खराब एक्टिंग और उसकी आंखों में छिपी नफरत को। मेरे चेहरे पर कोई घबराहट या गुस्सा नहीं था, जैसा कि वह उम्मीद कर रही थी। मैं बिल्कुल शांत रही। जब बी नैंग बिंग मन ही मन खुश हो रही थी और कुछ और दिखावटी माफी मांगने की तैयारी कर रही थी, तभी मैंने बोलना शुरू किया। मेरी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उस कोने तक साफ सुनाई दी जहां अचानक सन्नाटा छा गया था। कोई बात नहीं, मैंने रुककर कहा। बी नैंग बिंग की हैरान नजरों के सामने मैंने धीरे धीरे और जानबूझकर उस खराब हो चुके सूट जैकेट के बटन खोले। मैंने उसे आराम से उतारा और पास खड़े एक सर्वर को थमा दिया। फिर मैंने बी नैंग बिंग की ओर देखा। मेरी आंखों में कोई भाव नहीं था, जैसे मैं किसी बेकार कचरे को देख रही हूँ। यह बस एक जैकेट ही तो है। मैंने कहा, मिस बाई, अगर आपको ड्रिंक्स गिराने का शौक है तो बेझिझक गिराती रहिए। सूट जैकेट हटाने के बाद मैंने अंदर एक बहुत अच्छी फिटिंग वाली सफेद ड्रेस शर्ट पहनी हुई थी। इससे मेरे चौड़े कंधे और पतली कमर और भी साफ दिख रहे थे। मेरा अंदाज वाकई बहुत शानदार और ऊंचे दर्जे का लग रहा था। वाइन के उस छोटे से दाग ने मेरे संयम को जरा भी नहीं बिगाया। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ एक आखिरी बात कही। मेरा लहजा आम था, लेकिन वो सबसे तेज चाकू की तरह चुभा और पल भर में बी नैंग बिंग के घमंड और उसकी नकली एक्टिंग के परखच्चे उड़ा दिए। वैसे भी आप इसका खर्च उठा सकती है। उस बहुत महंगे वाइन से सने सूट को सर्वर चुपचाप ले गया। अब मैं सिर्फ सफेद शर्ट में थी। बैंक्वेट हॉल की चमकदार रोशनी में शर्ट के कड़क कपड़े से मेरे तीखे कंधे साफ उभर रहे थे। मैं सच में और भी ज्यादा आकर्षक और प्रभावशाली लग रही थी। एक बेकार सी बात बनकर रह गया। वैसे भी आप इसका खर्च उठा सकती हैं। इस हल्की सी बात ने किसी अदृश्य भारी हथौड़े की तरह बी नैंग बिंग के चेहरे की नकली मुस्कान को चकनाचूर कर दिया। इसका खर्च उठाना, जाहिर है वो सूट का खर्च उठा सकती थी, लेकिन उस बात का असली मतलब ये था कि वो बस ऐसी घटिया और नीची हरकत पर पैसे बर्बाद करने के ही लायक है, और मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। मेरी इस बेपरवाह और ऊंचे अंदाज वाली बेरुखी ने उसे उस अपमान से कहीं ज्यादा शर्मिंदा किया जो उसे मेरी गालियां सुनने पर होता। भीड़ की दबी छिपी नजरें अब उसे सुइयों की तरह चुभ रही थीं। उसके गाल गुस्से और शर्म से जल रहे थे। उसने सोचा, काश जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। लियू रुआन आगे बढ़ी और नाइन बैंक की वजह से ठिठकी हुई उस लड़की को बेरुखी से देखा। उसने धीरे से मुझसे पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैं ड्राइवर से एक एक्स्ट्रा जैकेट मंगवा सकती हूँ? नहीं, रहने दो। मेरा लहजा बेपरवाह था। वैसे भी वहाँ थोड़ी घुटन हो रही थी। हमने तैसे बात की जैसे आसपास कोई और हो ही ना। नांग बिंग ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जैसे वो कोई अनाड़ी वेट्रेस हो जिसने ड्रिंक गिरा दी हो, जिस पर नांग बिंग ने एक नजर डालना भी जरूरी नहीं समझा। बेइज्जती महसूस करते हुए उसने जोर से पैर पटका, मुड़ी और बैंक्वेट हॉल से बाहर भाग गई। वो बहुत ही दयनीय और घबराई हुई लग रही थी। यी परिवार की तरफ सन्नाटा छा गया था। यी तांग चांग ने नांग बिंग को हार मानकर भागते हुए देखा। उसने यीबो के उस कमाल के शांत और सहज अंदाज को देखा। उसने लियू रुआन को यीबो का साथ देते हुए देखा। उसके अंदर की जहरीली जलन ने मानो उसके सीने में छेद कर दिया हो। हर बार येहाई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जिस तरह जियोडा ने अभी खुद को पेश किया, वह पूरी तरह स्वाभाविक अंदाज, लाइमलाइट में रहने के लिए बना व्यक्तित्व और लियू परिवार का उसके प्रति साफ साफ सम्मान, ये सब उसके अहंकार में सुई की तरह चुभ रहे थे। पहली बार उसे साफ साफ एहसास हुआ कि शायद इस बेटे को कभी ये परिवार से किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी, बल्कि शायद येहाई परिवार ने ही कुछ ऐसा खो दिया था जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। पछतावे और घबराहट की एक जबरदस्त लहर ने उसे पूरी तरह जकड़
लिया। नीलामी के बाकी समय ये हाई परिवार बेचैनी और तनाव में बैठा रहा। रुआन और मैं लुआंग के पास बैठे थे, कभी कभी आपस में फुसफुसा रहे थे और पूरी तरह से बराबरी के और सुकून में लग रहे थे। अब कोई भी मुझे उस गरीब बच्चे के तौर पर गलत नहीं समझेगा जिसे ये परिवार की खैरात पर निर्भर रहना पड़ता था। जब दावत खत्म हुई तो ये हाई ने हिम्मत जुटाई। वह लियू रू होंग से मिलना चाहता था और शायद मुझसे भी एक दो बातें करना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, लियू रू होंग मुस्कुराते हुए मुझसे कह रहे थे, अगले हफ्ते इकोनॉमिक फोरम है, अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ चलना। कुछ पुराने दोस्त तुमसे फिर से मिलना चाहते हैं। मैंने सिर हिलाया। ठीक रहेगा, धन्यवाद मिस्टर लियू। यहाई के शब्द उसके गले में ही अटक गए। मैंने बेबसी से देखा जब लियू रू होंग ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और अपनी बेटी के साथ जल्दी चले गए। मैं अपना कोट लेने अकेला गया। मौका हाथ से निकलता जा रहा था। ये दाहिक ने गहरी सांस ली और तेजी से मेरी तरफ आए। उनकी आवाज में चेतावनी थी। उन्हें अपनी बेताबी का भी एहसास नहीं था। छोटे दा, मैंने सर्वर का लाया हुआ एक्स्ट्रा सूट जैकेट पहना, एक क्लासिक पीस जो बहुत महंगा लग रहा था। मैं रुका और सिर घुमाकर उनकी तरफ देखा। मेरी नजरें दूर कहीं खोई हुई थी। मिस्टर रे, आपको कुछ चाहिए? वो मिस्टर ये की बात सुनकर ये दाहिक के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराहट बनाई। आज आपने जो पोर्सिलेन जीता उसकी क्वालिटी वाकई शानदार है। आपकी परख बहुत अच्छी है। अगर आपके पास कैश कम है या कुछ और चाहिए तो बस कहिए, बस परिवार से कहिए। मैंने ऐसा बर्ताव किया जैसे मैंने अब तक का सबसे बेतुका मजाक सुना हो। मैंने हल्की सी मुस्कान दी। ज्यादा खुशफहमी मत पालिए, ये बस मामूली रकम है, मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ। 15 मिलियन मामूली रकम है। ये दाहिक की सांस अटक गई। उन्हें सांस लेने में भी मुश्किल होने लगी। उन्होंने बेबसी से देखा जब मैंने अपना कॉलर ठीक किया और बिना सोचे समझे, बिना उनकी तरफ दोबारा देखे बाहर निकलने लगा। देर रात यही परिवार के विला में हार और दबे हुए गुस्से का माहौल था जिससे लिविंग रूम में दम घुट रहा था। नैनी ही तांग शांग को आराम करने के लिए व्हील चेयर पर उनके कमरे में ले गई। जाने से पहले उन्होंने दाहिक को तरस भरी नजरों से देखा, लेकिन उनके पिता की आंखें बिल्कुल खाली थी। उन्होंने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। येआन खुद को रोक नहीं पाई और गुस्से में एक तकिया पटक दिया। वो किस बात का दिखावा कर रहा है? वो बस लू परिवार के सहारे आगे बढ़ा है। उनके बिना वो कुछ भी नहीं है। चुप हो जाओ। दाहिक अचानक दहाड़े। उनके माथे की नसें फड़क रही थी। उनके बिना उसने आसानी से 15 मिलियन खर्च कर दिए। उनके बिना भी उसने लियू रोहोंग से सम्मान हासिल किया। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? क्या तुम लोग ऐसा कर सकते हो? डांट सुनकर ये यान जम गई। डर के मारे उसने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। उसने अपने पिता को कभी इस तरह आपा खोते नहीं देखा था। हान लिंगशी धीरे धीरे सिसकने लगी। तो अब हम क्या करें? याक शियाओ ने थकी हुई हालत में अपनी कनपटी मली। उसकी आवाज माँ जैसी थी। पापा, शायद हम सच में गलत थे, शुरू से ही गलत। हमने उसे कभी कोई सपोर्ट नहीं दिया। अब उसने खुद के दम पर वो सब हासिल कर लिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अब हमें उससे कुछ भी मांगने का कोई हक नहीं है। ये हाय ऐसे भड़क उठा जैसे किसी ने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया हो। वो झटके से खड़ा हुआ और बेचैनी से लिविंग रूम में टहलने लगा। वो मेरा ही खून है। उसकी रगों में यही परिवार का खून दौड़ता है। जो उसका है वो यही परिवार का है। लियो परिवार के साथ वाला कनेक्शन यही परिवार के हाथों में ही रहना चाहिए। ऐसा होना ही है। उसकी आंखों में लालच, घबराहट और हार न मानने की सनक साफ झलक रही थी। लियो परिवार के साथ कनेक्शन टूटने से यूआई परिवार को बहुत बड़ा झटका लगेगा। उनके दुश्मन इसका फायदा उठाकर उन्हें बर्बाद भी कर सकते हैं। वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा, लेकिन वो हमें मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। हान लिंगशी ने निराशा भरे लहजे में कहा। हाँ, उसने घूमना फिरना बंद कर दिया है। उसकी आंखें डरावनी और गहरी थीं। ये उस पर निर्भर नहीं है कि वो हमें माने या ना माने। जब तक वो मेरा बेटा है, उसे ये परिवार के लिए काम करना ही होगा। उसने अचानक जी श्याओ श्याओ की तरफ गुस्से से देखा। उससे संपर्क करने का कोई तरीका ढूंढो, हर मुमकिन कोशिश करो। उससे कहो कि अगर वो हमें उन धोखेबाजों से जुड़ने में मदद करता है तो मैं उसे ये परिवार के कुछ शेयर देने के बारे में सोच सकता हूँ। जिया श्याओ ने अपने पिता को हैरानी से देखा, मानो वो उन्हें पहली बार देख रही हो। ऐसे समय में भी उसे बस मुनाफे के लिए उसका इस्तेमाल करने की ही फिक्र थी। और तुम लोग भी, ये हाई ने यी कियान और हान लिंगशी पर नजर डाली, तुम लोग भी जाओ उसे ढूंढो, रो, गिड़गिड़ाओ, हंगामा करो, भले ही तुम्हें उसे बांध कर यहाँ घसीट कर लाना पड़े, ले आओ। कियान इतना डरा हुआ था कि कुछ बोल नहीं पा रहा था। हानिंग जी बस कोशिश करती रही। यी श्याओ श्याओ का दिल पूरी तरह से ठंडा पड़ गया। उसे आखिरकार समझ आ गया, चाहे वो यी तांग चांग की चालाकी भरी चालें हों या उसके पिता की धमकियां और रिश्वत की पेशकश, असल में दोनों में कोई फर्क नहीं था। उन्होंने कभी भी जी बोधा को इज्जत के लायक इंसान नहीं समझा था। मेरी जिंदगी व्यस्त और संतोषजनक रही। इकोनॉमिक फोरम में मैं लू होंग के ठीक बगल में बैठी थी। मैंने बड़े बड़े दिग्गजों के साथ आत्मविश्वास से बातचीत की। मैं जो बातें कहती थी, जो अक्सर फाइनेंशियल न्यूज में दिखाई देती थी, वे हमेशा सटीक होती थी और हर किसी का ध्यान खींच लेती थी। लीन भी अक्सर मेरे साथ होती थी। हम
दोनों काफी करीब आ रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि लियू रुआन कोई ऐसी बिगड़ी हुई शहजादी नहीं थी जिसे दुनियादारी की समझ ना हो। कई चीजों पर उसकी सोच बहुत अनोखी थी और फोरम के ब्रेक के दौरान वो बहुत तेज तर्रार लगती थी। वो मुझसे लू ग्रुप के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पर भी बात करती थी जो उनके मुख्य काम का हिस्सा नहीं थे, और मैं उसे ऐसे आइडियाज देती थी जिनसे वो सचमुच हैरान रह जाती थी। समय के साथ बिजनेस की बातों के अलावा हम कभी कभी साथ में कॉफी पीते या लाइब्रेरी में अपनी अपनी किताबें पढ़ने के लिए मिलते। हमारे बीच एक बहुत अच्छा तालमेल था, जैसे हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझने वाले हम ख्याल लोग हो। लियू रुहोंग ये सब देखकर बहुत खुश थी। कभी कभी वो हमारे बारे में कोई मजाक भी कर देते थे। एक दिन क्लास के बाद जैसे ही मैं एकेडमिक बिल्डिंग से बाहर निकला, एक औरत ने मेरा रास्ता रोक लिया। वो हान लिंगशी थी। उसकी आंखें सूजी हुई और लाल थीं, जैसे वो बहुत देर से रो रही हो। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज आंसुओं से रूंधी हुई थी। छोटे दा, माँ तुमसे विनती कर रही है, आ जाओ। पहले जो हुआ वो सब माँ की गलती थी। माँ को बहुत अफसोस है। तुम्हारे पापा को पता है कि उन्होंने गलती की है। ये परिवार को अभी लू परिवार की मदद की बहुत जरूरत है। तुम हमें मरने के लिए ऐसे नहीं छोड़ सकते। उसके जोर जोर से रोने पर वहाँ से गुजर रहे छात्र उसे देखने लगे। मैंने हल्की सी त्योरी चढ़ाई और आराम से अपना हाथ छुड़ा लिया। मैडम, ये आप गलत इंसान के पास आई हैं। हान लिंगशी और जोर से रोने लगी। छोटे दा, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरी आंखें बिल्कुल बेजान हो गई। जब तुम्हें मेरी जरूरत होती है तब तुम मेरी माँ होती हो, जब जरूरत नहीं होती तब मैं बस एक शर्मिंदा करने वाला, कंगाल और नाकाम इंसान होता हूँ। मुझे सच में यही परिवार की सोच समझ नहीं आती। मैं उसके बगल से निकलकर सीधा चला गया। हान लिंगशी ने मेरी दृढ़ पीठ को देखा, जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। 2 दिन बाद मैं कैंपस के बाहर एक लाउंज बार में था। लू रुयान के साथ एक एल्गोरिदम मॉडल पर चर्चा कर रहा था। यी कियान कियान ने किसी तरह मुझे ढूंढ लिया। इस बार उसका लहजा बहुत ज्यादा आक्रामक था। उसने कहा, जब तक तुम घर आकर कंपनी को इस संकट से निकलने में मदद करते हो, यही परिवार तुम्हें इसका अच्छा इनाम देगा। अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश मत करो। मैंने ऊपर देखा तक नहीं। मैंने बस लू रुयान से कहा, यहाँ थोड़ी ज्यादा आवाज है, चलो कहीं और चलते हैं। लियू रुयान ने सिर हिलाया और अपना बैग पैक कर लिया। हम दोनों ने येकियान को पूरी तरह नजरअंदाज किया और वहाँ से चले गए। येकियान गुस्से में पैर पटकती रह गई, लेकिन लियू रुया के सामने तमाशा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। जब याई को यह खबर मिली तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो इतना नाराज था कि उसने स्टडी रूम में अपनी पसंदीदा इनकस्टोन स्याही की पत्थर की स्लेट तोड़ दी। वह एहसान फरामोश बागी। एक हफ्ते बाद लोकल बिजनेस की दुनिया में एक जबरदस्त खबर आई। एलयू ग्रुप ने आधिकारिक तौर पर डॉन प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जो इनोवेटिव टेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए एक इंक्यूबेटर पहल थी। पहले फेज की फंडिंग बहुत बड़ी थी, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि प्रोजेक्ट के मुख्य डायरेक्टरों में से एक के तौर पर जी बोधा का नाम साफ तौर पर लिखा था। भले ही यह एक डिप्टी रोल था, लेकिन समझदार लोग जानते थे कि लियू रुहोंग व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए रास्ते बना रहे थे और मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा जता रहे थे। इसका मतलब था कि मैं आधिकारिक तौर पर लियू ग्रुप के सबसे करीबी और खास लोगों के दायरे में शामिल हो गई थी और मेरे पास असली ताकत और बहुत सारे रिसोर्स थे। जब ये खबर यी परिवार तक पहुंची तो ये 10 तीव्रता वाले भूकंप जैसी थी। ये दा अपने स्टडी रूम में बैठा था और कंप्यूटर स्क्रीन पर खबर देख रहा था। वह पूरे 1 घंटे तक अपनी जगह से नहीं हिला। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे वह अचानक 10 साल बूढ़ा हो गया हो। उसने यी परिवार के शेयरों का इस्तेमाल करके जियोडा को फंसाने का सपना देखा था। अब वह सब एक मजाक जैसा लग रहा था। लियू ग्रुप के डॉन प्रोजेक्ट में डायरेक्टर का पद, उसकी संभावित वैल्यू और प्रभाव, यी परिवार के मामूली शेयरों की उससे तुलना कैसे हो सकी थी। उसने इस बेटे को काबू में करने का कोई भी मौका पूरी तरह गंवा दिया था। लियू परिवार के सहारे आगे बढ़ने का मौका भी पूरी तरह हाथ से निकल गया था। पछतावे और घबराहट की एक जबरदस्त लहर ने उसे पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। उधर बिंग बिंग घर पर हंगामा कर रही थी। वह किसी पागल की तरह सामने आने वाली हर चीज तोड़ फोड़ रही थी। शूटिंग ने खास तौर पर उसे बधाई देने के लिए फोन किया। मिस बा, क्या आपने खबर देखी? जिस कंगाल और नाकाम इंसान को आप नीची नजर से देखती थी, वह अब मिस्टर लियू का चहेता गोल्डन बॉय बन गया है। लगता है अब आपको उन्हें मिस्टर जी कहकर बुलाना होगा। अरे हाँ, मुझे याद है पिछली बार आपने उन पर वाइन गिरा दी थी। आपके परिवार और ई परिवार ने जीबो के साथ जैसा बर्ताव किया, उसके बारे में अब पूरे सर्कल को पता चल चुका है। सोचिए अब आपके पास कितने अच्छे दिन बचे हैं। बिंग बिंग चीखी और अपना फोन पटक कर
तोड़ दिया। ये खबर सुनने के बाद यांग चांगांग ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और हाथ में आई हर चीज तोड़ फोड़ दी। वह किसी सिरफिरे पागल की तरह हरकतें कर रहा था। क्यों? झुग्गी बस्ती में रहने वाला वह कचरा, वह बार बार उसे कैसे रोम सकता था? बेपनाह ताकत और मौके के सामने उसने जो कुछ भी बड़ी मेहनत से रचा था वह सब कमजोर और बेकार साबित हुआ। बेहिसाब जलन और डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसका खेल खत्म हो चुका था। उसे अच्छी तरह पता था कि एक बार जब जियोधा के हाथ में असली ताकत आ जाएगी तो वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। ई परिवार का भी पतन तय था। रात हो गई थी। ई परिवार का विला उदासी और घोर निराशा के साये में डूबा हुआ था। मैं लियो ग्रुप टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर बने ऑफिस में खड़ा शहर की जगमगाती रोशनी को देख रहा था। मेरे फोन पर लियो रुआन का मैसेज आया, नई नौकरी के लिए बधाई मिस्टर जी, कल मीटिंग के लिए देर मत करना। साथ में एक मुस्कुराते हुए किटी का इमोजी भी था। मैं मुस्कुराया और बस इतना जवाब दिया, समझ गया। एक नई चुनौती शुरू हो चुकी थी और वे बेकार के लोग और उनका ड्रामा बहुत पीछे छूट चुका था। लियो ग्रुप के डॉन प्रोजेक्ट की आधिकारिक शुरुआत किसी शांत तालाब में भारी पत्थर गिरने जैसी थी। उससे उठी जबरदस्त लहरों ने ई परिवार की उम्मीद की आखिरी किरण को भी पूरी तरह डुबो दिया। यी दा हाई पूरे दिन अपने स्टडी रूम में बंद रहा। जब वह बाहर निकला तो उसके कनपटी के बाल साफ तौर पर सफेद हो चुके थे। उसकी आंखें बुझी बुझी सी थीं और उनमें पूरी तरह थके हुए और हारे हुए इंसान की झलक साफ दिख रही थी। उसने लिविंग रूम में घबराई हुई हान लिंगजी और गुस्से से भरी लेकिन घबराहट छिपा न पाने वाली यिकियान को देखा। फिर उसने यी तांग शांग के कसकर बंद दरवाजे की ओर देखा। पहली बार वो उसके पास सांत्वना देने नहीं गया। उसने बस भारी आवाज में कहा, जिसमें बहुत ज्यादा थकान झलक रही थी, कॉर्पोरेट बैंकरप्सी और रीस्ट्रक्चरिंग के लिए फाइल करो। इस एक वाक्य ने यी परिवार की किस्मत तय कर दी। लू परिवार की मदद से वापसी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाने के बाद यी परिवार का डूबता हुआ जहाज आखिरकार डूब ही गया। हान जी सोफे पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। यियान हैरान परेशान बुदबुदा रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है डैड? या कोई और रास्ता नहीं है? जाओ उसे ढूंढो, उससे भीख मांगो। उसने एक दुख भरी हंसी हंसी। उसकी मुस्कान रोने से भी ज्यादा बुरी लग रही थी। अब वो लियो रुआंग का चुना हुआ डॉन प्रोजेक्ट का डायरेक्टर है। हमारे पूरे परिवार की कुल संपत्ति मिलाकर ही उनकी फेज 1 की फंडिंग का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं बन पाएगा। वो हमारी तरफ देखेगा भी क्यों? बहुत ज्यादा पछतावा उसके दिल को खाए जा रहा था। इतना दर्द कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। काश जब वे जिबो को वापस लाए थे तो उन्होंने थोड़ी ईमानदारी दिखाई होती, उसे थोड़ा प्यार और सम्मान दिया होता, जरा सा भी, तो क्या आज का अंजाम बिल्कुल अलग होता। लेकिन इस दुनिया में काश या अगर मगर की कोई जगह नहीं है। इसी बीच बायाई परिवार में भी तेजी से प्रतिक्रिया दी। पिता बाई ने बिंग बिंग को सख्ती से चेतावनी दी कि वो कभी भी जियोडा से पंगा ना ले और ये परिवार के दिखावटीपन से दूर रहे। उसके साथ उठना बैठना बंद करो। ये परिवार खत्म हो चुका है, क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं देता? बिंग बिंग ने इनकार करते हुए चिल्लाकर कहा, क्यों? वह छोटा, चुप हो जाओ। पिता बाई ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ से उसका सिर एक तरफ घूम गया, क्योंकि अभी वह चुटकी बजाते ही बाई परिवार की जिंदगी नर्क बना सकते थे। अगर तुम्हें मरने का शौक है तो हमें साथ मत घसीटो। अगर दोबारा कोई मुसीबत खड़ी की तो मैं तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड बंद कर दूंगा और तुम्हें विदेश भेज दूंगा। बिंग बिंग ने अपना चेहरा ढक लिया। वह पूरी तरह हैरान थी। आखिरकार डर उसकी जलन पर हावी हो गया और अपने कमरे के अंदर यी तांग चांग दरवाजे की दरार से बाहर हो रही चीख पुकार और रोने धोने की आवाजें सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक मुर्दा जैसी खामोशी छाई थी। उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। ये परिवार खत्म हो चुका था। उसने जिन चीजों के लिए इतनी साजिशें रची और इतनी मेहनत की, वे सब एक भ्रम साबित हुई। यहाँ तक कि वे चीजें उसके अपने गले का फंदा बन गई। जियोडा के लिए उसकी जहरीली नफरत अब हड्डियों तक समा जाने वाले डर में बदल चुकी थी। 1 महीने बाद लियो ग्रुप का सालाना जलसा हुआ। इस जलसे में पूरे प्रांत के बड़े बड़े रईस और उद्योगपति इकट्ठा हुए थे। ये आयोजन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा था। चारों तरफ जाम टकरा रहे थे और शानदार मेहमान मौजूद थे। ये लियो परिवार के लिए अपनी ताकत और नेटवर्क दिखाने का मौका था। साथ ही सभी गुटों के लिए माहौल को समझने और वीआईपी लोगों को खुश करने का भी ये एक बेहतरीन मौका था। ये परिवार को न्योता नहीं मिला था। दिवालिया होने के कारण उन्हें इस सर्कल से काफी पहले ही बाहर कर दिया गया था। बिंग बिंग अपने पिता के साथ आई थी। उसने एक महंगा गाउन पहना था, लेकिन वे सावधानी से एक कोने में सिमटी हुई थी। उसमें पहले जैसा घमंड दिखाने की हिम्मत नहीं थी। वे सबकी नजरों से बच रही थी और उस व्यक्ति से टकराने से डर रही थी जिससे वे सबसे ज्यादा नफरत और डरती थी। दूसरी ओर शू टिंगिंग मुस्कुराते हुए और अपने साथी का हाथ थामे हुए आत्मविश्वास से भरी लग रही थी।
बिंग बिंग को डरी सहमी देखकर वे जानबूझकर उसके पास गई। मिस ये आज इतनी चुप क्यों है? क्या तुम अपने प्यारे भाई टेन चेन का हौसला बढ़ाने नहीं गई? ओह हाँ, मैंने सुना है कि ये परिवार तो लगभग खत्म ही हो चुका है। बिंग बिंग का चेहरा पहले लाल और फिर पीला पड़ गया। उसका मन किया कि वो शूटिंग का मुंह नोच ले, लेकिन उसने पलटकर एक शब्द भी नहीं कहा। बैंक्वेट हॉल की मुख्य मेज के पास लियू रू होंग कई बड़े बड़े लोगों के साथ खुशी खुशी बातचीत कर रहे थे और उनके बगल में एक खास तौर पर सिलवाया हुआ सूट पहने शांत और प्रभावशाली अंदाज में खड़े थे जी बोधा, जिनके हाथ में वाइन का गिलास था। मैं कुछ बड़े कारोबारियों के साथ आम बातचीत कर रहा था। बातचीत के दौरान मेरी समझदारी और संयम को देखकर कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि कुछ महीने पहले ही मैं एक फास्ट फूड जॉइंट में काम करने वाला एक गरीब लड़का था। अनगिनत नजरें मुझ पर टिकी थी, कुछ में जलन थी, कुछ में उत्सुकता, कुछ चापलूसी भरी थी तो कुछ में सावधानी। एक रियल एस्टेट कारोबारी ने मुस्कुराते हुए लियू रू होंग से कहा, मिस्टर लियू, आपकी तो लॉटरी लग गई है। मिस्टर जी युवा है और उनकी नजर बहुत तेज है। उनके हाथों में डॉन प्रोजेक्ट की अपार संभावनाएं हैं। लियू रू होंग जोर से हंसे और मेरे लिए अपनी तारीफ जरा भी नहीं छिपाई। ये इस युवा की अपनी मेहनत है, मैंने तो बस मंच तैयार किया था। तभी लियू रियान जूस का गिलास लिए वहां आई। वो स्वाभाविक रूप से मेरे ठीक बगल में खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बड़ों का अभिवादन किया। आज उन्होंने हल्के सुनहरे रंग का इवनिंग गाउन पहना था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत और शानदार लग रही थी। मेरे बगल में खड़े होने पर सबने हमारी जोड़ी की तारीफ की और हमें एक परफेक्ट पावर कपल कहा, एक दूसरे के लिए एकदम सही जोड़ी। लियू रोहोंग ने हम दोनों की तरफ देखा। उनकी आंखों में मुस्कान थी। अचानक उन्होंने सर्वर को इशारा करने के लिए तालियां बजाई। धीमा शानदार संगीत बंद हो गया। पूरे कमरे का ध्यान उनकी ओर चला गया। लियो रोहोंग ने माइक हाथ में लिया। उनकी आवाज खुशी से गूंज उठी। आप सभी का यहाँ आने के लिए धन्यवाद। आज इस मौके पर मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। वे रुके और प्यार से मेरी और लियू रुआन की ओर देखा। मेरी बेटी रुआन और मेरे होनहार शिष्य, वे सच में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। साथ में इतना समय बिताने के बाद उन्होंने आधिकारिक तौर पर डेट करने का फैसला किया है। एक पिता के तौर पर मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता। आज मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसके गवाह बने। एक पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया और फिर जोरदार तालियों और चीयर्स की आवाज गूंज उठी। बधाई हो मिस्टर लियू, बधाई हो मिस्टर जी, बधाई हो मिस लियू। स्वर्ग की जोड़ी, क्या बेहतरीन जोड़ी है। चारों तरफ से शुभकामनाएं मिल रही थी। स्पॉटलाइट मुझ पर और लियू रुआन पर पड़ी। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ अपना सिर घुमाकर लियू रुहोंग की ओर देखा। मेरी आंखें कोमल थी। लियो रुआन के गाल हल्के गुलाबी हो गए थे और वे शालीनता से सबकी शुभकामनाएं स्वीकार कर रहे थे। उस पल मैं स्पॉटलाइट के बिल्कुल केंद्र में खड़ी थी। दौलत, रुतबा, प्यार, सम्मान, अपनी मेहनत के दम पर मैंने इन सबको मजबूती से हासिल किया था। कोने में खड़ी बिंग बिंग ये सब देख रही थी। उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ गए थे, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। बस बेइंतहा ठंडक और निराशा का एहसास हुआ। शूटिंग की मजाक उड़ाती नजरें किसी चाकू की तरह उसे चुभ रही थी। वो एक पल भी और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो मुड़ी और पूरी तरह बेइज्जत होकर बैंक्वेट हॉल से भाग गई। उधर ये परिवार का विला अंधेरे में डूबा हुआ था। यहाँ इस सोफे पर बैठकर टीवी पर लियू ग्रुप के गाला की लोकल फाइनेंशियल न्यूज कवरेज देख रहा था। कैमरे ने लियू रोहोंग को अच्छी खबर सुनाते हुए और जिबोआ और लियू रुआन को मुस्कुराते हुए एकदम सही तरीके से दिखाया। ये दाहाई स्क्रीन को एक तक देखता रहा, उस चमकते सूरज की ओर जिसे वो अब कभी नहीं पा सकता था। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा। वो अचानक आगे की ओर झुका और उसे जोरदार खांसी आने लगी। वह तब तक खांसता रहा जब तक कि कड़वे पुराने आंसू उसके चेहरे पर बहने नहीं लगे। होनिंग उसके पास चुपचाप रो रही थी। ये कान मुंह खोले बैठी थी और टीवी पर उस भाई को देख रही थी जिसे वह कभी हर तरह से नापसंद करती थी, जिसे वह कंगाल और बदतमीज कहकर कोसती थी। अब वह बड़ी बड़ी हस्तियों से घिरा हुआ था और उन्हें बधाई मिल रही थी। वह लियू रोंग का गोल्डन दामाद बन गया था। उसकी एक बार अनगिनत कंपनियों की जिंदगी या मौत तय कर सकती थी। पहली बार उसे हड्डियों तक को कंपा देने वाला पछतावा और डर महसूस हुआ। ऊपर ये टांग चेंग के कमरे से किसी फांसे हुए जानवर की तरह निराशा भरी चीख सुनाई दी। पहले सिसकी और फिर कुछ भारी चीज के जमीन पर गिरने की आवाज आई। चाहे कितनी भी नाराजगी और नफरत क्यों न रही हो, इस पल उसकी चालों ने उसे सबसे ज्यादा मजाकिया और दयनीय जोकर बना दिया था। वे पूरी तरह और हमेशा के लिए हार चुके थे। टीवी स्क्रीन पर जीबो की मुस्कान शांत और बेपरवाह थी। यह एक सच्चे विजेता का अंदाज था जिसने अतीत की गंदगी और दुख को बहुत पीछे धूल में छोड़ दिया था।